बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के पास अपना एक मोस्ट फेवरेट नावल लेके, वो मेरा नया सवेरा, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। ये आज हमने कंप्लीट नावल पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो हमारा नावल है वो मेरा नया सवेरा, ये मरियम अज़ीज़ ने लिखा है सेकंड मैरिज बेस पे। ये फोर्स्ड मैरिज बेस पे भी है कि जो हीरो की सेकंड मैरिज होती है ना, वो फोर्स्ड होती है, वो मजबूरी के तहत वो करता है, अपनी बहन के फोर्स करने पे करता है क्योंकि उसकी एक बेटी होती है छोटी सी, ठीक है। और उसके बाद ये लव आफ्टर मैरिज बेस भी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बड़ा प्यारा नावल है ये। होप सो कि आप लोगों को भी बड़ा पसंद आएगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। खलील जबरान कहता है, खुश रहो और पीछे मुड़कर ना देखो कि माजी राख का ढेर है। पाँव मजबूत रखो, हाल समंदर की रेत की मानित लम्हा ब लम्हा सिरक रहा है। और आंखें खुली रखो कि मुस्तकबिल खला में है। इसने किताब बंद करके थोड़ी किताब पर टका दी। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन अगर ज़िंदगी में खुशी का कोई जवाब ही ना हो तो कैसे खुश रहूँ, कैसे? इसने फ़ौरन जैसे खुद से सवाल किया और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। माजी तो वाकई राख का ढेर बन गया था और हाल रेत की तरह लम्हा ब लम्हा इसके हाथ से फिसलता जा रहा था। मुस्तकबिल की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल तारीक था। इसे लगता था कि वो एक ऐसे तारीक जंगल में खड़ी है जहाँ दूर दूर तक कोई अपना नहीं। वो हाथ बढ़ाकर किसी का सहारा चाहती थी, पर सवाए मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता था। वो शायद इन्हीं सोचों में गुम रहती, लेकिन अपने नाम की पुकार पर वो चौंक कर सीधी हुई। अक्सर, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। वो सोफे से उठकर इनके करीब बेड पर आ गई। आप सो रही थी इसलिए मैं किताब पढ़ने लगी। मैं तो कब की उठ गई हूँ, तुम आंखें बंद किए पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। मैंने सोचा, बात अधूरी छोड़कर इसका चेहरा देखने लगी, फिर बोली, खिज़र के बारे में सोच रही थी। इसने कुछ चौंक कर इन्हें देखा और सरनफी में हिलाया। इसका कोई फ़ोन, कोई अता पता? नहीं अम्मी, अब के इसने उकताए हुए अंदाज में कहकर टांगे बेड से नीचे लटका ली। रोबीना बेगम ने बेसाख्ता ठंडी सांस भरी। इससे पहले कि वो इसकी तरफ मतवज्जा होती, सारिम भागता हुआ अंदर आया और आते इसकी टांगों से लिपट के, पुप्पो जी मेरी जान। वो झुककर इसका मुंह चूमने लगी। पुप्पो, खाना? आपने खाना नहीं खाया? इसने हैरान होकर सामने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 9 बज रहे थे, जबकि वो 7 बजे तक खा लेता था। मम्मा खाना? इसने अक्सर के सवाल का जवाब देने के बजाय इसका दुपट्टा खींचना शुरू कर दिया। अम्मी मैं आती हूँ। वो सारिम को गोद में उठाकर किचन में आ गई। सारा किचन इसी तरह बिखरा पड़ा था जैसा वो कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। सिर्फ एक प्लेट का इजाफा था, यानी भाभी खाकर जा चुकी थी। वो ठंडी सांस भरकर शेल्फ की तरफ आ गई। अभी इसने देगची का ढक्कन उठाया था कि डोरबेल बज उठी। वो जानती थी कि दरवाज़ा इसे खोलना है और आने वाले हस्बे तवक्का नबील भाई थे। इसके सलाम का जवाब देकर वो हस्बे मामूल अम्मी के कमरे के सामने रुककर इन्हें सलाम करके और रोज़ाना का जुमला, आपकी तबीयत कैसी है, पूछकर अपने कमरे में चले गए। सारिम भी अपने पापा को देखकर खाना भूलकर इनके पीछे कमरे में चला गया तो वो दोबारा किचन में आ गई। कुछ देर बाद नबील भाई की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर देखा जहाँ दरवाजे में नबील भाई सारिम को गोद में लिए खड़े थे। अक्सर प्लीज़ खाना गर्म कर दो, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं। आप चले, मैं ला रही हूँ। वो इनके कहने से पहले फुलके डालने के लिए तवे को चूल्हे पर रख चुकी थी। जितनी देर नबील भाई खाना खाते रहे वो सारिम के मुंह में छोटे छोटे नवाले डालती रही। किचन से फारिग होकर जब वो कमरे में आई, अम्मी सो चुकी थी और घड़ी 11:30 बजा रही थी। इसे सुबह 7 बजे उठना था। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट की। थकन इतनी थी कि कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में थी। उफ, इतनी सर्दी जोर जोर दहाई देता है। वो असम्बली से क्लासरूम की तरफ जा रहे थे जब अमरीन ने शाल अपने गिर्द लपेटते हुए दहाई दी, जबकि अक्सर सिर्फ मुस्कुरा कर रहेगी। कसम से सुबह कंबल से बाहर आने को दिल नहीं करता और मुंह धोना वो तो अजाब लगता है। अगर क्लास के बच्चों का ख्याल हो तो मैं तो मुंह भी ना धोऊँ। अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई। मेरे वगैरह मेरे से कसम ले लो आप लोग, जब मैं यूनिवर्सिटी में सर्दियों को मुंह धो के जाती हूँ तो मतलब मेरा ना सर्दियों का ये सीन होता है कि मैंने मुंह सिर्फ नमाज के टाइम, जब वज़ू के टाइम धोना ना वही धोना है, और साबुन या फेस वॉश के साथ तब धोना है जब मैंने नहाना है। मेरे बहुत ठंड लगती है तो मेरी जान जाती है। मैं वज़ू के अलावा नहीं मैं मुँह धोती। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, वरना तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर मुझे इख्तिलाज होने लगा था। अब की बार भी इसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। खुदा की लेक्सा कुछ फूट दो, मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। क्या बोलूँ, तुम्हें सुन तो रही हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ आंटी की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। खिज़र का फ़ोन आया और यही सवाल था जिससे वो बचती फिरती थी, लेकिन हमेशा बात घूम फिर खिज़र तक आ जाती। नहीं, वो कदरे बेजारी से बोली। इससे पहले कि अमरीन इससे मज़ीद पूछती, वो खुदा हाफिज़ कहकर अपनी क्लास में घुस गई। नामानूस से शोर से इसकी आँख खुली। इसने मुंदी मुंदी आंखों से घड़ी की तरफ देखा जहाँ शाम के 5 बज रहे थे। इसने गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखा, इसका बिस्तर खाली था। वो जल्दी से उठी। नमाज़ पढ़ता देखकर इसने सुकून का सांस लिया। बाहर से अभी भी शोर की आवाज़ आ रही थी। इसने कान लगाकर समझने की कोशिश की। शोर किचन से बर्तनों के पटकने का था और साथ साथ भाभी के बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। इसने माथे पर शिकने नमूदार होने लगी। वो गहरा सांस लेते हुए खड़ी हो गई। अक्सा, अभी वो 2 कदम ही चली थी कि रुबीना बेगम की आवाज़ पर रुक गई। कहाँ जा रही हो बेटा?
अम्मी किचन में जा रही हूँ। बेटा साइमा के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, इसे सहारा था ईंट फेंक कर लड़ाई मोड़ लेने की। तुम कुछ भी नहीं कहोगी तो भी तुम्हारे भाई को 3 की 5 करके सुनाएगी। इसने थूक निकल कर हमेशा की तरह गुस्से को सबर के घूंट की तरह पी लिया। जी अम्मी मुझे पता है, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? इनके सर हिलाने पर वो बाहर आई। सहन में सारी में अपनी साइकिल चला रहा था। इसे देखकर वो इसके खेलने के लिए बुलाने लगा तो वो इसे आने का इशारा करके किचन में आ गई। साइमा एक नज़र इसे देखकर दोबारा चावल धोने लगी तो वो भी खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी। चावल धोने के साथ साथ बड़बड़ाने का सिलसिला भी जारी था। 5 लोग खाने वाले और एक मेरी अकेली जान पकाने वाली। अगर बंदा बीमार है तो भी किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मदद कर दे। अम्मी के पास बहाना है मैं बीमार और बुरी औरत। चलो इन्हें सब माफ़। और इन मोहतरमा के पास ये बहाना मैं स्कूल जाती हूँ, 3 बजे आती हूँ, थक जाती हूँ और अब इसमें भी मेरा कसूर है। अक्सा खामोशी से सुन रही थी। इतनी गलत बयानी पर इसने मुंह बंद रखना मुश्किल हो रहा था। चाय उबल रही थी। इसने चूल्हा बंद किया। इससे पहले कि चाय कप में डालती बाहर दरवाजे पर बेल हुई। वो सब कुछ छोड़कर छाड़कर किचन से बाहर आ गई। दरवाज़ा खोलते जो चेहरा इसे नजर आया उसने एक पल के लिए इसे साख्त कर दिया। क्या बात है अक्सा, अंदर नहीं बुलाओगी? इसे यूं ही दरवाजे पर खड़ा देखकर बानो बेगम मुस्कुराई तो वजह से हैरत के असर से निकलकर होश में आई। सॉरी खाला, अस्सलाम वालेकुम, अंदर आए। वो दरवाजे से हटकर साइड पर होगी। कैसी हैं आप? वो दरवाज़ा बंद करके इनके करीब आ गई। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। रुबीना कैसी? सुना इसकी तबीयत खराब थी। जी बीपी लो हो गया था, अब ठीक है। वो ड्राइंग रूम की तरफ ले जाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। तभी साइमा भाभी ने किचन से बाहर जाकर कैसी हो बहू? अच्छी हो खाला, आप कैसी हैं? दूसरों के सामने भाभी की खुशी अखलाकी ऐसे ही जाहिर होती थी। अक्सर मैं रुबीना के पास बैठूंगी। इनके कहने पर मैंने लेकर अम्मी के पास आ गई जो किसी सोच में गुम थी। इनको आता देखकर बेसाख्ता खुश हो गई। इन्हें बातें करता छोड़कर वो किचन में आ गई। 2 कप चाय की तो थी। इसे केतली में डालकर इसने फ्रिज से कबाब निकाले। कबाब फ्राई करके जब वो ट्राली सेट करी थी तभी साइमा दोबारा अंदर आ गई। वाह भाई वाह, होने वाली सास की बड़ी खातिरें हो रही है। वैसे तो मैडम से हिला नहीं जाता, चलो इसी बहाने ही सही। आंटी बानो शायद खुश होकर तुम्हें रुखसत ही करवाने, कम से कम एक बोझ तो मेरे सर से टलेगा। शाबाश, कैबिनेट में निमको और बिस्किट भी रखे हैं, वो भी ले लो, शायद मीठा खाकर वो कोई अच्छी खबर ही सुना दे। इदा दी भाबिया नूं तो बंदा फैर मारे ते दिमाग से सीधा मारे तो अगला साह ही ना उन्होंने आवे। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई। इनकी बातें हमेशा जल्दी पर तेल का काम करती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। इसने सख्ती से निचले होंठ को दांतों तले दबाकर अपने लफ्ज़ों का गला घोंटा था। जबकि आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। इसने आंखें बंद करके किधर गहरा सांस लिया और खुद को पुरसकून करके वो ट्राली घसीटती हुई अंदर आ गई। पहले के बरक्स अब रुबीना बेगम के चेहरे पर काफ़ी रौनक थी। वो मुस्कुराती हुई इनके करीब आई। मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने भी मेरा पता नहीं किया, और ना मेरी बेटी अक्सा बेटी ने। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं, मैं रोज़ आपको याद करती थी और अम्मी भी बस स्कूल से आकर इतना थक जाती हूँ कि कुछ करने को दिल ही नहीं करता। फिर पिछले दिन अम्मी भी बीमार थी, बस इस वजह से। इनके छोटे से सवाल का जवाब इसने पूरी तफसील से दिया। इसने चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाया जिसको थामते हुए इन्होंने बगौर इसके चेहरे का जायजा लिया। अक्सर बहुत कमज़ोर लग रही हो। बानो बेगम के कहने पर अक्सा ने बेसाख्ता इन्हें देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। वो शायद इसकी हंसी का मफहूम नहीं समझी थी, लेकिन रुबीना बेगम तो अपनी बेटी को हर अदा पहचानती थी। तुम्हें पता तो अक्सा कितनी हसास है, और फिर मेरी बीमारी का इसने असर भी बहुत लिया, और सारा दिन स्कूल की दर्द सरी, फिर घर के काम मुरझाएगी नहीं तो और क्या होगा। ये तो है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि अक्सर ये स्कूल की जॉब छोड़ दो। जी खाला, लेकिन सारा दिन घर में क्या करूँ? इसके सवाल का हमेशा की तरह इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनकी खामोशी महसूस करके रुबीना बेगम को बोलना पड़ा। सोबिया ठीक है? खिज़र का कोई फ़ोन आया? हाँ सोबिया ठीक है, और खिज़र का तकरीबन रोज़ ही फ़ोन आता है। क्यों अक्सर, खिज़र तुम्हें फ़ोन नहीं करता? इस तफसार पर इसका सर नफ़ी में हिला तो वो काफ़ी हैरान हुई। अच्छा, मुझे तो कह रहा था मैं बात करता हूँ। खिज़र ने आना कब है? आखिर रुबीना ने वो सवाल पूछ लिया जो इनके और अक्सा के लिए इम्तिहान बना हुआ था। मैं भी इसी का इंतज़ार कर रही हूँ। हर बार कहता है कि इस साल, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता है। मुझे तो अब खुद तुमसे खासकर अक्सर से शर्म आती है, पर मैं और खिज़र दोनों मजबूर हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने खिज़र से कह दिया कि अब कुछ भी हो तुम इस साल हर सूरत आ रहे हो। सोबिया और खिज़र दोनों की इकट्ठी शादी करूँगी। इन्होंने रुबीना का हाथ थाम कर पकड़ कर इन्हें तसल्ली दी, और ऐसी तसल्ली पर वो दोनों सवाई मुस्कुराने की और क्या कर सकती थी। वो जाते जाते इसे भी काफ़ी तसल्लियाँ देकर गई। शायद इनकी तसल्लियों का असर था कि वो सब खच्चे दिमाग से झटक कर पुरसकून की नींद सोई थी। स्कूल में इम्तिहान हो रहे थे। इम्तिहान के बाद रिजल्ट ने इसे अच्छा खासा मसरूफ़ कर दिया। पिछले साल इसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, और इस दफ़ा भी इसे ये अवार्ड मिलने का चांस था। वो अपने काम हमेशा लगन से करती थी। वजह अवार्ड नहीं, बल्कि वो शुरू से अपने पेशे से बहुत मुखलिस थी। दूसरा, बच्चों से खुसूसी लगाव था। बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। इसलिए ना सिर्फ अपनी क्लास बल्कि स्कूल के दूसरे बच्चों में भी इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। आज पेरेंट्स डे था। वो सुबह से ही मसरूफ़ थी। एक ही जगह पर बैठे रहने से अभी से थकन होने लगी। फ़हद के पेरेंट्स के जाते ही इसने आंखें बंद करके कुर्सी की बैक से टेक लगा ली। आहट पर इसने आंखें खोलकर देखा। इसके सामने बहुत खूबसूरत सी खातून खड़ी थी। इनकी आंखें खोलने पर वो मुस्कुराई तो वो कुछ गड़बड़ाकर खड़ी होगी। सॉरी, इसके यूँ घबराने पर मुस्कुरा दी। इट्स ओके, मैं इरज की मम्मा हूँ। ओह, इरज जिसकी क्लास की पोजीशन होल्डर फेवरेट स्टूडेंट थी। इसने झुककर इरज का रिजल्ट कार्ड निकाला। इरज बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड वेरी नाइस गर्ल। इसकी तारीफ पर इसकी मम्मा के चेहरे पर फ़ख्रिया मुस्कुराहट आई। योर गुड नेम प्लीज़? अक्सा। ओ अक्सा, इरज आपकी बहुत तारीफ़ करती है। इसकी हर बात में आपका जिक्र होता है। मुझे तो ये भी मालूम होता है कि आज मिस अक्सा ने कौन से कपड़े पहने हैं। वो वाइट और पिंक ड्रेस में अच्छी लगती है। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। वो कहकर हंसने लगी तो इसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट झलकने लगी।
सना ने बड़ी दिलचस्पी से इसकी मुस्कुराहट देखी। इरज हमेशा फर्स्ट आती है, लेकिन इस बार इसकी पोजीशन सेकंड थी। वैसे भी कुछ अरसे से वो क्लास में भी अपसेट नजर आती है। इसकी इतनी बारीक बहनी पर सना ने कदे हैरत से देखा, फिर सर हिलाकर खुद को बोलने पर तैयार किया। दरअसल कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है मेरे भाई। वो जो बहुत गौर से इनकी बात सुन रही थी, दरवाजे पर अमरीन के दाखिल होते से देखने लगी। मैडम तुम्हें बुला रही हैं। इसने प्रिंसिपल का नाम लिया तो वो हैरान होती खड़ी होगी। क्यों? मेरा मतलब अभी मीटिंग हो रही है। इट्स अर्जेंट यार, एक बच्चे को चोट लगी है। अमरीन की बात सुनते ही वो माजत करके तेज से बाहर निकली, जबकि वो भी हैरत से इनके पीछे चल पड़ी। ग्राउंड में अच्छा खासा हजूम था। बच्चे के रोने की आवाज़ दूर तक आ रही थी। हैरत के साथ तजस्सुस भी था कि इन्हें यहाँ तक ले आया था। आखिर ऐसा क्या था इस लड़की में जो इतने बड़े हजूम में से कोई स्रोते बच्चे को चुप नहीं करवा सका और इसे बुलाया गया। वो हजूम चीरती हुई आगे बढ़ी, अक्सा बच्चे की गोद में लिए आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल और गाल से हिला रही थी, और बच्चे का रोना बंद होकर सिसकियों में बदल गया। घुटने से खून बह रहा था। स्कूल की आया ने डिटॉल और कॉटन अक्सा की तरफ बढ़ाई। अक्सा ने बच्चे के कान में कुछ कहा तो इसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। अक्सा ने बहुत आहिस्तगी से इसका ज़ख्म साफ करके इसकी बैंडेज की थी। अब हालात नॉर्मल थे। हजूम छट गया था, और जबकि वो अभी तक खड़ी अक्सा को देख रही थी। बस अक्सा के हाथ और ज़ुबान में लगता है जादू है। बच्चे बड़े भी गर्वेदा हो जाते हैं। इसके पास से दो टीचर्स अक्सा पर तबसरा करते हुए गुजरी। इन्होंने एक दफ़ा फिर सामने देखा। अक्सा बच्चे को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही थी। इन्होंने बगौर सर से पाँव तक इसका जायज़ा लिया। 11 बजते इसकी नज़रें घड़ी का तवाफ़ करने लगी। जो घड़ी की सुइयां सरकती जा रही थी, इसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जल्दी जल्दी बर्तन धोकर वो कमरे में आ गई। रुबीना बेगम बिस्तर पर दराज थी, आंखें बंद थी, इसलिए वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि वो सो रही है या नहीं। रिमोट इसके हाथ में था। नज़र टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन तमाम तवज्जो पास रखे मोबाइल की तरफ थी। सुइयां 12 के हिंसे की तरफ बढ़ रही थी। इसके साथ ही दिल की धड़कन भी, और फिर 12 भी बज गए और साथ में मोबाइल के वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। इसकी बेताब नज़रें स्क्रीन की तरफ उठी। अमरीन कॉलिंग देखकर बेख्तियार इसने गहरा सांस लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू अक्सा। इसके हेलो कहते ही वो दूसरी तरफ अमरीन की गुनगुनाती आवाज़ आई तो वो मुस्कुरा दी। थैंक्स, तुम्हें याद था? ये कहते हुए ना जाने कि उसका लहजा भीग गया। ये क्या बात हुई? बोला, मेरी सबसे प्यारी और इकलौती दोस्त की सालगिरह और मैं भूल जाऊँ? ये कैसे हो सकता है? इसके लहजे में महसूस की जाने वाली मोहब्बत थी, जिसे महसूस करके इसकी आंखों की नमी और बढ़ गई। अक्सा, इसकी तवील खामोशी महसूस करके अमरीन ने इससे पुकारा। इसकी आवाज़ का भारीपन अमरीन ने महसूस कर लिया। क्या बात है अक्सा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी ठीक है? इसके जहन में पहली बात यही आई। अम्मी ठीक है। तो फिर कुछ नहीं। इसने आंखें साफ करके सामने सोई हुई रुबीना बेगम की तरफ देखा। खिजर का फ़ोन आया और फिर इसने वही सवाल पूछ लिया जो इसकी दुखती रख थी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। इसे तसल्ली देकर वो इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ देर बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होते इसने घड़ी की तरफ देखा। 12:30 बज रहे थे, और फिर एक और एक के बाद 2 बज गए। वो थकने लगी तो टीवी बंद करके लेट गई। आंखें बंद की तो आंखों में जामा पानी बंद पलकों की सरहदें पार कर गई। कितने बेहिस हो तुम खिजर, इसने तसव्वुर में से मुखातिब किया। खिजर जो इसका मंगेतर, इसका मुस्तकबिल था, लेकिन अब इसे अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आता था। आज से 3 साल पहले इसकी और खिजर की मंगनी हुई थी। खिजर आंटी बानो का, जो रुबीना बेगम की खालाजाद बहन थी, का बेटा था। वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। खिजर और सोबिया 2 बहन भाई थे, और इन दोनों से इसकी दोस्ती थी। फिर पता नहीं कैसे खिजर की तरफ से ये दोस्ती पसंदीदगी में बदल गई। इसकी बातों और नज़रों दोनों का अंदाज़ बदलने लगा। वो जो बेधड़क इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर तो क्या बहस भी कर लेती थी, लेकिन अब बात तो दूर की बात इसकी आंखों में देखने से झिझक होती थी। नबील भाई की शादी का हंगामा जाग उठा तो तैयारियों में इतना उलझी कि कुछ अरसे के लिए सब भूल गई। वो नबील भाई की मेहंदी का दिन था। पीले कपड़े चमकते चेहरे के साथ वो गुलाब की पत्तियों का थाल लिए वो बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जब बिल्कुल अचानक खिजर इसके सामने आ गया। अगर बर वक्त वो खुद को न रोकती तो यकीनन इससे टकरा जाती। अपनी इस हरकत पर इसके चेहरे पर एक बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी, जबकि इसकी इस हरकत पर इसने घबरा कर इधर देखा और फिर इसको, ये क्या हरकत है? इसने अपने चेहरे पर गुस्सा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि वैसा कर ही नहीं सकी। खिजर पीछे हट, प्लीज़ हटो। हवस सामने खड़ा देखकर इसे दोबारा टोकना पड़ा। पहले ये बताओ, तुम मुझसे छिपती क्यों फिरी हो? नहीं तो, वो नज़र चुराकर बोली। अच्छा, इसका अच्छा काफ़ी लंबा और मानी केस था। चलो देर हो रही है, मेहमान भी पहुंच गए होंगे। वो तेज़ से इसके पहलू से निकली, जब इसने दोबारा आवाज़ देकर इसे रोक लिया। कुछ दिनों से मैं अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे बारे में। अक्सर के हवास एकदम अलर्ट हुए थे। इसकी छठी इसने अलार्म बजाया कि वो इतने दिनों से महसूस कर रही है वो गलत नहीं। अच्छी तो तुम मुझे हमेशा से लगती थी, लेकिन कुछ अर्से से लग रहा है कि बात पसंदीदगी से ज़्यादा है। लोगों को तो सोते में ख्वाब आते हैं, मुझे तो जागते में भी तुम्हारे ख्वाब आते हैं। खिजर की बात पर इसके झुके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता हूँ, क्या तुम इस ख्वाब में हकीकत का रंग भरोगी? इसके मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसकी खिली आंखों और चेहरे पर इतने रंग बिखरे थे कि इसे इसका जवाब मिल गया था। थैंक यू अक्सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। वो जज्बाती होकर इसकी तरफ बढ़ा तो वो सटपटाकर पलटी और तेज़ से चलती हुई हाल में दाखिल हुई। हर तरफ रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे। इसे वो हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। पता नहीं सब खुश थे, इसका अपना दिल इतना खुश था कि इसे हर कोई खुश नजर आ रहा था। और अगले दिन जहाँ नबील भाई का निकाह हुआ, वहीं बानो खाला ने खिजर के नाम की अंगूठी इसके उंगली में डाल दी। मंगनी के बाद इसे पता चला कि खिजर इसकी कितनी परवाह करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें साइमा भाभी की आदतों का अंदाज़ा हुआ।
खिज़र कभी कभी इसे मिलने आता था। इसके जाने के बाद साइमा बातों बातों में इस पर तंज करती, जिसको देखते हुए रुबीना बेगम ने इससे कहा कि वो खिज़र को ज़्यादा आने से मना करते। इतनी रुकावटों के बावजूद सब ठीक था। इसे ये यकीन तो था कि वो इसी का, और फिर फ़ोन पर सुबह शाम का रब्ता भी था। सब कुछ ठीक जा रहा था, ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी थी कि अचानक सब कुछ बदल गया। वो सर्दियों की शाम थी। सारिम की पैदाइश की वजह से साइमा भाभी अपनी अम्मी के घर पर थी। नबील भाई का ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता। घर पर वो सिर्फ वो और अम्मी होते। ये भी वो दोनों अकेले थे। वो रुबीना खाला बेगम के लिए सूप बना रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, वो आँच धीमी करके बाहर आई। दरवाजे पर खिज़र को खड़े देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर एकदम खुश हो गई। तुम अचानक? क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकता? वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। नहीं, मैं इसलिए हैरान हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी तुमसे बात हुई थी, तब तो तुमने आने के बारे में नहीं बताया। तौबा, कितनी तहकीकात करती हो। खाला कहाँ है? इसने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो गुनगुनाते हुए सूप बाउल में डाल रही थी। जब खिज़र के खंगारने पर पलटी, वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो, मैं गर्मा गर्म सूप ला रही हूँ। एक मिनट रुको अक्सर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। खिज़र ने इसके हाथ से ट्रे लेकर स्लैब पर रख दी। तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इसके सवाल पर मुस्कुराई। वो जानती थी कि इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश खुद इसका हसूल है। इससे पहले वो कुछ बोलती वो बोल उठा, अमेरिका। अमेरिका जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो ड्रीमलैंड जिसके ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन वहाँ जाना किसी किसी किस्मत को नसीब होता है, और तुम जानती हो वो खुशकिस्मत मैं हूँ। वो पुरजोश अंदाज में कहते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, फिर इसके चेहरे के तासुरात देखकर वो खामोश हुआ। अक्सर इसने हाथ उठाकर इसे बात करने से रोक दिया। मैं आज तक यही समझती रही कि तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश मैं हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत ही नहीं। बात करते करते इसका लहजा रूहान सा हो गया। तुम्हें ये क्यों लगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत थी? तुम सबसे पहले, फिर कुछ और। वो इसके नज़दीक आ गए। तुम मेरे दिल की मलका हो, जबकि मैं तुम्हें दिल में, घर में भी मलका बना कर रखना चाहता हूँ। 20,000 मेरी सैलरी है, जिसमें घर के अखराजात, साथ मुझे सोबिया की शादी के लिए भी जमा करना है। अपनी शादी के लिए भी मुझे ही सब कुछ करना है, और फिर शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो हमारी ज़रूरतें और भी बढ़ेंगी। मैं नहीं चाहता तुम या हमारे घर बच्चे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दिल मारे। मैं कब से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया तो तुम, अच्छा मेरी बात सुनो। वो उसका हाथ थाम कर बाहर शहर में ले आया और उसे अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बता रहा था। वो चुपचाप दोनों हाथ गोद में रखे से ही देख रही थी। अक्सर प्लीज़ यार कुछ तो बोलो। इसने गहरा सांस लेकर अपने दाएं तरफ बैठे इस शख्स को देखा जो इसके लिए सब कुछ हो चुका था। कब जा रहे हो? कल। क्या? एक और झटका इसका मुंतज़िर था। इसकी आंखें एक बार फिर नमकीन पानी से भरने लगी। प्लीज़ अक्सर, रोना नहीं। तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। सिर्फ तुम्हारे और अम्मी के आंसू ना देखूं, इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया। सिर्फ 2-3 सालों की बात है, फिर ये दूरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा बनकर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। कुछ देर के लिए इसके दरमियान खामोशी छा गई। फिर अक्सर ने खुद ही अपने आंसू साफ करके खिज़र को देखा, जो सर झुकाए बैठा कर वो जानती थी वो भी रो रहा है। खिज़र, तुम मेरे साथ मेरे सामने हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम अगर 20,000 कमाते हो, मैं इसमें भी गुजारा कर लूँगी, और अगर तुम्हें इससे ज़्यादा की चाहे तो इस सफ़र में मैं तुम्हारा साथ दूँगी। मैं जॉब करूँगी, लेकिन तुम इतनी दूर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बात करते हुए फिर रोने लगी तो खिज़र ने गहरा सांस लिया। अभी तो जाना है अक्सर, टिकट तक आ चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। वादा? वो इसका हाथ थाम कर बोला तो इसे देख कर रह गई, और जाने वाले को कौन रोक सकता है। वो बहुत से वादे और इंतज़ार इसकी मुट्ठी में थमा कर चला गया। दूर से कहीं अजानों की आवाज़ आई तो इसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। इसे ख्यालों में डूबे इतना वक्त गुजर गया कि फजर की अजानें शुरू हो गई। और खिज़र, तुम मुझे भूल गए? इसने एक बार फिर इसे गायबाना मुखातिब करके शिकवा किया, लेकिन इसका शिकवा सुनने वाला वहाँ तो था ही नहीं। जूस का सिप लेकर इसने गहरा सांस लिया और गुस्से से अमरीन की तरफ देखा, जो मुसलसल पिछले 5 घंटे से इसे घूर रही थी। ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मेरे सींग निकल आए? निकले तो नहीं, लेकिन जिस तरह तुम सूजे मुंह के साथ फेरी हो, उम्मीद है जल्दी सींग के साथ दम भी निकल आएगा। इसकी बात पर अक्सर ने बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा गिलास उठा लिया। मैंने सोचा था आज मोहतरमा का बर्थडे है, कोई केक शेक खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सुबह से लिफ्ट ही नहीं। बंदे को इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए। इसके तंज पर अक्सर के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया तो इसे सीरियस होना पड़ा। खिज़र का फ़ोन आया था। वो जो सुबह से जब्त करी थी, आंखें एकदम झलमिलाने लगी। अमरीन ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। इसकी सूजी आंखों और उतरे चेहरे की वजह से मालूम हो गई थी। पता नहीं अमरीन से क्या हो गया। वो ऐसा तो नहीं था, इसे तो मेरी छोटी से छोटी बात याद होती थी, फिर मेरी बर्थडे कैसे भूल गया? बर्थडे भी नहीं, वो और भी बहुत कुछ भूलने लगा है। मुझे लगता है वो मुझे भी भूल रहा है। अमरीन ने प्यार से इसका हाथ थामा। तुम परेशान क्यों होती हो? अक्सर, हो सकता है कि इसकी कोई मजबूरी हो। अब मुझे किसी बात से तसल्ली नहीं होती। जिनकी अजीब दोराहे पर खड़ी होगी। एक तरफ खिज़र की लापरवाही तो दूसरी तरफ साइमा भाभी की ज़ुबान। हमारा जीना हराम कर दिया। स्कूल से जाकर मैं इतनी थकी हुई होती हूँ, फिर भी अपने लिए रोटी पकाना, अम्मी के लिए परहेज़ी खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, बर्तन धोना और भी जो काम हो। वो सिर्फ एक दोपहर की हंडियाँ पकाती हैं, सफाई काम वाली कर जाती है। अम्मी सारा दिन कमरे में गुजार देती है। मैं या अम्मी इनके किसी काम में दखल नहीं देते, लेकिन फिर भी इन्हें मुझसे तकलीफ़ है हर वक्त तंज। और ख़ासतौर पर अगर बानो आंटी या खिज़र का फ़ोन आ जाए। आंसुओं का गलबा इतना था कि बात अधूरी रह गई। तुम नबील भाई को क्यों नहीं बताती? कोई फ़ायदा नहीं। साइमा भाभी में कोई खराब भी नज़र नहीं आती, और इनकी शिकायत लगाकर मैं नबील भाई की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती। वो ये कहकर इसने खुद ही अपने आंसू साफ कर लिए। तुम तो बहुत बहादुर हो अक्सर। इन बातों को दिल पर मत लो। तुम्हारे सब्र का सिला अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर देंगे। बस खिज़र आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। अमरीन ने इसके शाने के गिर्द बाजू फैलाकर इसे तसल्ली दी तो वो सर हिलाकर रह गई।
घर में दाखिल होते ही इसकी पहली नज़र रुबीना बेगम के साथ बैठी बानो बेगम और सोबिया पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ी। वो दोनों से सालगिरह की मुबारकबाद देने आई थी। जहाँ ये एहसास कि इन दोनों की इसकी सालगिरह याद है खुशी दे रहा था, वहीं एक एहसास दर्द भी था जिसके दम से ये रिश्ते थे। इसे तो ये अहम दिन याद भी नहीं था। बानो आंटी ने जब इसकी पेशानी चूमकर इसे 5,000 पकड़ाए तो न जाने कि उसकी आंखें नम होने लगी। वो इनके सामने रोकर इन्हें अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए कपड़े तब्दील करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। अक्सा अपने पीछे सोबिया की आवाज़ सुनकर इसने तेज़ी से आंखें साफ की। लो बात करो। वो अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा रही थी। इसने सवाली नज़रों से इसे देखा तो इसने मुस्कुराकर मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। हेलो। इसके हेलो करने पर दूसरी तरफ खिज़र की आवाज़ सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो इसे विश कर रहा था और इसका दिल चाहा कि वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे। हेलो अक्सा, तुम सुन रही हो? इसकी मुसलसल खामोशी पर इसे ज़ोर से पुकारने लगा। तुम्हें सोबिया ने याद करवाया? इसने बड़े यकीन से पूछा। एक पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई, फिर वो खनकार कर बोला, सॉरी यार, कल तक मुझे याद था, फिर अचानक मेरे जहन से निकल गया। आई एम सॉरी। और तुम ठीक हो? माजरत के दो लफ्ज़ बोलकर वो बरियो जिम्मा हो गया। वो चुपचाप सुने गई। अक्सा अचानक वो ज़ोर से बोला तो वो चौंकी। मैं फिर कॉल करूँगा, मेरे दोस्त आ गए और मम्मी को पैसे भेजूँगा, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ खरीद लेना। इससे पहले वो कुछ कहती फ़ोन बंद हो गया। वो कितनी देर फ़ोन हाथ में लिए साख खड़ी रही। कुछ ऐसा था जिसे लग रहा था ठीक नहीं, लेकिन क्या अक्सा उलझ रही थी। तभी सोबी अंदर दाखिल हुई। होगी बात। इसकी तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए वो मुस्कुरा दी। क्या कह रहा था खिज़र? अक्सा ने नज़रें उठाकर इसे देखा। एक पल के लिए इसने सोचा कि इसके जहन में जो शक है इसे सोबी से डिस्कस करे। आखिर वो इसकी सहेली भी है, लेकिन खिज़र से मंगने के बाद इसकी दोस्ती में कुछ फ़र्क तो आया था और इसे फ़र्क ने इसे बात करने से रोक दिया। कुछ खास नहीं, तुम सुनाओ, लाइफ कैसी जा रही है? खुद पर से इसका ध्यान हटाने के लिए इसने बात का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया। सामने का मंजर कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। वो दोनों औरतें ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो, लेकिन कोई मरा नहीं था। हाँ, अलबत्ता इसके यकीन का जनाजा ज़रूर था। इसने बरसती नज़रों से रुबीना बेगम को देखा जो बिल्कुल साफ बैठी थी, लेकिन आंखों से पानी ऐसे गिरा था जैसे अभी कभी खुश नहीं होगा। इसके साथ बैठी बानो बेगम रोने के साथ इसे बुरा भला भी कह रही थी। बोलो मेरी तरफ तुम भी इसे कोस लो, लेकिन यूँ चुप तो ना रहो। इन्होंने एकदम रुबीना बेगम के आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन वो तो बस अक्सा को देखे जा रही थी। इनकी नज़रों के ताक़ुब में उन्होंने देखा तो जैसे इन्हें इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठकर इसके सामने आ गई। अक्सा, मैं मुजरिम ना होते हुए भी तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटे ने जो धोखा दिया मैं इसे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। अक्सा ने गौर से इनके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और एक नज़र इनके बंधे हाथों को। इसने हाथ बढ़ाकर इनके बने हाथों को खोल दिया और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई। साइमा भाभी घर पर नहीं थी, इसलिए तमाशे में चार चांद नहीं लगे। इसने ड्राइंग रूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और वो जो इसकी छोटी ही जो कह रही थी वो सही था। खिज़र की बेरुखी लाताल्लुकी की वजह यह थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था। इसने वहाँ शादी कर ली थी। ये खबर सुनाने वाली खुद इसकी माँ है, लेकिन वो फिर भी बेयकीन थी। वो पसंदीदगी, वो मोहब्बत के दावे सब कहाँ गए? इसने एकदम आंसू साफ़ किए थे और नज़रें घुमाकर कुछ तलाश किया। आखिर इसे इसकी मतलूबा चीज़ नज़र आ गई। वो जल्दी से उठकर सोफे पर रखे हैंडबैग की तरफ आई और अपना मोबाइल निकाला। इसने खिज़र का नंबर डायल किया, 1 2 3, और फिर जाने कितनी मरतबा बैल हुई और दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। इस सब की तवक्को की होने के बावजूद इसे झटका लगा था। अगले पल इसने फिर नंबर डायल किया। अब वो दूसरी तरफ बैल पर फ़ोन काट दिया गया। इसने फिर रीडायल किया और हर बार कटने पर वो पागलों की तरह डायल का नंबर दबाती रही। 8वीं बार इसने फ़ोन उठा लिया। वो बोला कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अक्सर जानती थी वो सुन रहा है। बोलने से पहले इसके आंसू निकल गए। खिज़र, क्यों किया ऐसा तुमने? मेरा क्या कसूर था? आगे से बोला ही नहीं किया। दूसरी तरफ भी खामोशी रही। खिज़र, इसने रोते हुए पुकारा तो वो बोल उठा। अक्सर, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। सोजन से मैंने शादी मोहब्बत में नहीं, ज़रूरत के तहत की है। इसकी शर्त है मेरा किसी और से कोई ताल्लुक़ ना हो। वो शक्की भी बहुत है और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता और ना ही तुम्हें अपने इंतज़ार में बांध कर रखना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, लेकिन मुझे एहसास है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सिर्फ इतने से अल्फाज बोल देने से इसके दुख का मदावा हो जाएगा। अब तो इसने अपने कानों से सुन लिया। पीछे क्या बचा था? एक आस थी, शायद वो कह दे ये सब झूठ है, मैंने मजाक किया था, लेकिन मोहब्बत ज़रूरत के आगे हार गई थी। अक्सर, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इसे यहाँ बैठे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन वो मुसलसल खामोशी से अपने ख्यालों में गुम थी, तो मजबूरन इसे खुद से इसे बुलाना पड़ा। तुम कुछ कह रही थी। इसके सवाल पर अमरीन का दिल चाहा अपना सर दीवार में मार दे। तुम्हें क्या हो गया अक्सर? खुद को देखो, क्या हाल कर लिया। कितने दिन से लगता है ना तुमने मुँह धोया और ना ही कंघी की है। क्या हुआ? मंगनी टूटी है ना? कोई आसमान तो नहीं टूटा? लोगों की शादियाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन लोग खुद को यूँ बर्बाद नहीं कर लेते। अपने लिए सही, कम अज़ कम आंटी के लिए सोचो, वो तो जी ही तुम्हारे लिए रही हैं। अगर तुम इस तरह खुद को कमज़ोर जाहिर करोगे तो इनको कौन हौसला देगा? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? इसके सवालिया अंदाज पर अक्सर ने दहल कर इसे देखा। तुम ठीक कह रही हो अमरीन, मेरी शादी नहीं हुई थी इससे, लेकिन मेरे दिल पर पहली दस्तक तो इसने दी थी। इसकी जगह मैं कैसे किसी और को दे सकूँगी? तुम जितनी अच्छी हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। मुझे तो यकीन है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसा हमसफ़र चुना होगा जो सही मानों में तुम्हारे काबिल होगा और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लो। वैसे भी सारा स्कूल तुम्हारे बगैर उदास है। तुम्हारे स्टूडेंट्स, हत्ता कि इनके पेरेंट्स भी। वो तुम्हारी चहेती स्टूडेंट इरज की मम्मी ने भी इस दिन इतनी बार तुम्हारा पूछा तो मुझे ये कहकर जान छुड़ानी पड़ी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम छुट्टी पर हो। इन्होंने मुझसे तुम्हारा नंबर और एड्रेस भी ले लिया था। इसने सरसरी अंदाज में हंसते हुए सुनते हुए बात बदल दी।
अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर वो इतनी हैरान हुई कि सलाम करना भूल गई। इस हस्ती के पीछे अमरीन का चेहरा नमूदार हुआ तो वजह से होश में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप अक्सा? जी ठीक हूँ, आप अंदर आएँ। इन्हें अंदर बुलाने के साथ अमरीन को सवालिया नज़रों से देखा। मैंने तुम्हें बताया था कि इरज की मम्मी तुम्हारा पूछ रही थी। आज इन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती, तो मैंने यहाँ ले आई। अमरीन की वजाहत पर इन्हें अक्सा की परेशानी मगर बल्कि कदरे हैरान शक्ल देखी। आपको बुरा लगा मेरा यहाँ आना? इनके इतने वाज़ेह सवाल पर वो गड़बड़ा कर रह गई। नहीं ऐसी बात नहीं, बस वो मैं अचानक आप आ गई तो वो इन्हें लेकर ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। मैं काफ़ी अरसे से आपसे मिलना चाह रही थी, आप तो मुझे वाकई बीमार लग रही हैं। जी कुछ दिन बुखार रहा है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने मुस्कुराकर इन्हें देखा, जबकि अमरीन इस दौरान मुसलसल मुस्कुराती नज़रों से इन दोनों को देख रही थी। तभी बाहर से सारिम के रोने की आवाज़ आई। अक्सा कहाँ हो? संभालो अपने लाडले को। दादी पप्पो ने मिलकर लाडले की आदतें ख़राब कर दी, कहीं टिक कर बैठने नहीं देता। इतने मज़े से रोज़ी और इसकी सास की लड़ाई का किस्सा सुन रही थी। भाभी बोलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ अजनबी सूरत को देखकर इनकी तेज़ी से चलती ज़ुबान को एकदम ब्रेक लगा। इरज की मम्मी ने सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम कहती हुई इनका बगौर जायज़ा लेती एन इनके सामने बैठ गई, जबकि सारिम भागकर अक्सा की गोद में और इसके मुरझाए हुए चेहरे पर एकदम रौनक आ गई। इसने झुककर इसका मुँह चूमा। सना इरज की मम्मी ने बगौर इस मंजर को देखा, जिससे इनके फैसले को मज़ीद तक़वियत मिली थी। ये कौन है? बगौर जायज़ा लेने के बाद साइमा भाभी ने अक्सा से पूछा। ये इरज की मम्मी है, इरज मेरी स्टूडेंट है। ओह। साइमा भाभी ने अबरूज काकर इन्हें देखा। मैं अपना पूरा तारुफ खुद करवा देती हूँ। अक्सा तो शायद मेरा नाम भी नहीं याद नहीं। इनके कहने पर वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। वाकई से इनका नाम याद नहीं था। मेरा नाम सना है, मेरी बेटी अक्सा की स्टूडेंट है। वो तो अक्सा की फ़ैन है, हम भी अक्सा के गर्वेदा हो गए। अच्छा। साइमा ने मानी खेज नज़रों से अक्सा को देखा, जो फीकी मुस्कुराहट पर चेहरे पर लिए सारिम के हाथों को देख रही थी। अक्सा तुमने अभी तक इन्हें कुछ ठंडा गर्म नहीं पूछा? जी। वो सारिम को गोद में लिए उठने लगी तो सना ने रोक दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए अक्सा, बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन कुछ नहीं, आप बैठो। सना के ज़्यादा स्टार पर इसने एक नज़र अमरीन को देखा और खामोशी से बैठ गई। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं, अम्मी, मेरे भाई, ये साइमा भाभी और ये मेरा भतीजा सारिम। इसके तारुफ पर मुस्कुरा कर बोली। आपके फादर, इनकी डेथ हो गई। ओह सॉरी, क्या मैं आपकी अम्मी से मिल सकती हूँ? इनकी फरमाइश पर वो तीनों काफ़ी हैरान हुए थे। इस सैर से सबसे पहले साइमा निकली। चले मैं आपको अम्मी के पास ले चलती हूँ। वो दरअसल बीमार है, इसलिए ज़्यादातर अपने कमरे में रहती हैं। आए। वो इन्हें लेकर रुबीना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। अमरीन भी पीछे लपकी, जब अक्सा ने एकदम इसका बाजू पकड़ कर थाम कर इसे रोक लिया। आखिर चक्कर क्या है? क्या? अमरीन ने हैरत से देखा। यही इरज की मम्मी। आखिर ऐसी कौन सी मेरी इनकी दोस्ती है जो घर तक चली है और अब मम्मी के पास वो बुरी तरह उलझी थी? मैं तो खुद हैरान हूँ। परसों इन्होंने मुझसे तुम्हारा एड्रेस और नंबर लिया और आज शाम मी इसका अपना छोटा भाई भागता हुआ आया। बाजी बाहर कोई बाजी इतनी बड़ी कार में आई है। मैं भी अभी इतनी बड़ी कार वाली बाजी के बारे में अंदाज़ा ही लगा रही थी कि अंदर आ गई, तुम्हारे बारे में पूछने लगी। ये 3 मिनट की वॉक के दौरान इस कदर इंक्वायरी करी है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा रिश्ता लेने आई हैं। अक्सा चौंकी थी। फिर अमरीन अंदर जाने की बजाय इसके साथ किचन में आ गई। जब वो दोनों ट्रॉली के लिए अंदर आई, वहाँ का माहौल काफ़ी खुशगवार था। सना रुबीना बेगम के पलंग पर इनके करीब इनका हाथ था। मैं जाने क्या कह रही थी कि रुबीना बेगम के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जबकि साइमा आंखें फाड़े इन दोनों को देख रही थी। अच्छा आंटी, चलती हूँ, उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होगी। रुबीना बेगम से मिलकर साइमा की तरफ मुस्कुराहट उछालकर इन्होंने अक्सा की तरफ देखा और मुस्कुराकर बाहर निकल गई। अक्सा इन्हें तो जो ट्रालियाँ लेके आई, वो खाना पीना कौन करेगा? अक्सा इन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई थी। दरवाजे के करीब रुककर इन्होंने अक्सा से कहा, मैंने तुम्हारी अम्मी से एक सवाल किया जिसका जवाब तुम्हें देना, और मैं उम्मीद करती हूँ वो जवाब मेरे हक़ में होगा। अब इसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गई, जबकि हक्का बक्का दरवाजे की खाली चौखट को देखती रह गई। अंदर आई तो रुबीना बेगम अमरीन से बात करी थी। इसे आता देखकर खामोश हो गई। बज़ाहिर खुद को लापरवाह जाहिर करते वो टीवी ऑन करके बैठ गई। दिल में खासी खुदबुद मची थी, लेकिन साइमा भाभी के सामने वो कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। ओके अक्सा, मैं चलती हूँ, कल आऊँगी, तुम बैठो। इसे उठता देखकर इसने मना किया। अमरीन के पीछे भाभी और सारिम भी बाहर निकल गए। वो जो इन्हें मार्क से टीवी देख रही थी, इनके जाते रुबीना बेगम की तरफ मतवजा हुई। वो भी जैसे इसकी मुंतज़िर थी। जानती हूँ वो खतून क्यों आई थी? अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर। ये बताते हुए इनके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी, लेकिन आगे जो कुछ उन्होंने बताया वो इसके हवास को झटका देने को काफ़ी था। वो सारिम को खाना खिलाते हुए सख्त जज्बस हो रही थी। इसकी वजह सारिम नहीं बल्कि साइमा भाभी थी, जो सारे घर में गुनगुनाती पी रही थी और इसके करीब गुजरते हुए इनकी गुनगुनाने की आवाज़ और तेज़ हो जाती। और वो जानती थी इस खुशी की वजह क्या है। यही वजह इसे सख्त जहर लग रही थी। आनी पुप्पो। वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, सारिम की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से अमरीन और अंदर दाखिल हो रही थी। कोई और वक्त होता तो अमरीन की आमद इसके लिए खुशी का बायस होती, लेकिन इस वक्त इसे अमरीन का आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हेलो गुड्डू मुट्टू। अमरीन ने इसकी बजाय सारिम से सलाम दुआ की। इसके बाद वो इधर उधर की बातें करने लगे। अमरीन काम की बात करो। इसके टोकने पर अमरीन जो सारिम से बात कर रही थी, एक से एकदम ब्रेक लगा। सारिम को अंदर भेजकर वो अक्सा की तरफ मतवजा हुई। क्या मैं इस शादी से इनकार की वजह पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम्हें अम्मी ने बुलाया, तो ज़ाहिरी बात है इन्होंने इनकार की वजह बताई होगी। नहीं, इन्होंने मुझे कोई वजह नहीं बताई। इन्हें लगता है कि तुम खिज़र की वजह से इनकार करी, और मुझे भी यही लगता है। अक्सा, मैं कम से कम तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं करती थी। इस खिज़र के लिए तुम अपने मुस्तकबिल को तरीक करना चाहती हो, जिसने तुम्हारे जज्बात, प्यार, किसी चीज़ की कदर नहीं की। कितनी आसानी से तुम्हें बताए बगैर, कोई ठोस जवाब दिए बगैर कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया।
इसके लिए तुम इस रिश्ते से इनकार करियो, और ऐसा करने से क्या होगा? वो इस अंग्रेज़ को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। अमरीन की आवाज़ में गुस्सा ही गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो किसी अपने के लिए होता है। पहले तो वो भी इसे गुस्से से देखती रही, फिर यकायक इसकी आंखें बरसने लगी। लेकिन अमरीन ने इसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। तुम भी वही समझ रही हो जो अम्मी को लगता है। ठीक है, खिज़र को भूलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे इनकार की वजह अम्मी को पता है। ईरज की मम्मी जो अपने भाई का रिश्ता लेकर आई है, इसकी ना सिर्फ पहले शादी हो चुकी है, बल्कि एक बच्ची का बाप भी है। अब की बार अमरीन कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। इसे ये मालूम नहीं था, वरना वो कभी अक्सर से इस सिलसिले में बात न करती। अब तो समझाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब इनका कंधा थपथपाकर रुबीना बेगम के कमरे में आ गई, वजह से इसकी मुंतज़िर थी। मान गया अक्सर? इन्होंने इसे देखते ही सवाल किया। वो चुपचाप इनके करीब बैठ गई। आंटी, आपने मुझे बताया ही नहीं, वो एक बच्ची का बाप है। इसके सवाल पर वो खामोशी से इसकी शक्ल देखने लगी। तभी अक्सा अंदर दाखिल हुई। अमरीन ने एक नज़र इसे देखकर रुबीना बेगम को देखा। आंटी, मैं पूरी तरह से अक्सा से इत्तेफाक करती हूँ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अक्सा को एक शादीशुदा एक बच्ची के बाप से शादी करनी पड़े? वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक है, और किसी को क्या चाहिए? हाँ मेरी बेटी में सारी खूबियाँ हैं। मैं माँ हूँ, तुम दुरुस्त हो, इसलिए हमें सिर्फ खूबियाँ नज़र आती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा है, पता है क्या है? वो यतीम है। इसके सर पर बाप नहीं है जो इसे लाखों का जहेज़ दे सके। भाई है, लेकिन मुझे इससे ज़रा भर उम्मीद नहीं। ये तब तक महफूज है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। इधर मेरा दम निकला, उधर इसके भाई की नज़रें बदली। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानती है। इन्होंने रोती हुई अक्सा की तरफ इशारा किया। मैं बीमार रहती हूँ, अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। खिज़र के साथ तो मुझे तसल्ली थी, लेकिन इन्होंने गहरी सा आह भरी। मैं जानती हूँ वो शादीशुदा एक बच्ची का बाप है, लेकिन इसकी बहन बहुत चाह से अक्सा का हाथ मांग रही है। सिर्फ दो बहन भाई हैं, और इतने अमीर हैं कि अक्सा सारी ज़िंदगी राज करेगी। तो वो इतनी सी देर में आपको अपना बैंक बैलेंस भी दिखा गई। इन्होंने अपनी शादीशुदा भाई की शादी करनी है, झूठ भी बोल सकती थी, और आपने इनके कहने में यकीन कर लिया। अगर इतनी ही अमीर है तो अमीर घर से ही जाते। मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की के घर आने की क्या ज़रूरत थी? कैसे बात करी हो अक्सा तुम? अमरीन के टोकने पर इसे खुद अपने लहजे का एहसास हुआ तो रंधे हुए लहजे में बोली, अम्मी मैंने कब दौलत की हिर्स की है? मुझे तो हमेशा मोहब्बत और खुलूस की चाह रही है। वो आदमी जो पहले शादी कर चुका है, वो अपनी मोहब्बत किसी और से शेयर कर चुका है। इसके पास मेरे लिए क्या होगा, और मैं क्या करूँ ऐसी दौलत का जिससे मुझे सुकून नहीं मिलेगा? आप समझ क्यों नहीं रही? इसके रोने से रुबीना बेगम बेचैन होने लगी। अक्सा मेरी जान, तुम रोनी, मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकती हूँ? माँ हूँ तुम्हारी, मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इनके लहजे में बहुत यकीन था, लेकिन इसने जैसे इनके लहजे में इस यकीन को महसूस ही नहीं किया। मैं खुश नहीं रह सकती अम्मी, मैं अब कभी खुश नहीं रह सकती। वो सर झुकाए खुद को बावर करवा रही थी जब इसने अमरीन की घबराई हुई आवाज़ सुनी। इसे सर उठाकर देखा, रुबीना बेगम का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, इनके हाथ सीने पर था। फिर इनके देखते देखते वो बेहोश होगी। वो दोनों बदहवास होकर इनकी तरफ बढ़ी। इसे लगा किसी ने इसका कंधा हिलाया था। इसने बमुश्किल अपनी दुखती आंखें खोली। सामने नबील भाई खड़े थे। वो घूमते सर के साथ बमुश्किल खड़ी हुई। अक्सर तुम कल से यहाँ और सोई भी नहीं हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ। नहीं भाई, मुझे घर में चैन नहीं आएगा, मुझे अम्मी के पास रहने दे। इसने झिलमिलाती नज़रों से दवाइयों के ज़रिए असर सोती रुबीना बेगम को देखा। इसकी नज़रों के ताक़ुब में नबील ने रुबीना बेगम की तरफ देखा। यहाँ अम्मी के पास भी किसी का होना ज़रूरी है, और घर में भी किसी का होना ज़रूरी है। साइमा के कितने फ़ोन आ चुके हैं। वो सवाली नज़र से नबील का चेहरा देखने लगी। तो फिर तुम रुक जाओ, मैं घर चला जाता हूँ, कल जल्दी आ जाऊँगा। इसके जवाब पर क्या कहती, सारी लाकर रह गई। नबील के जाते वो रुबीना बेगम के बेड के करीब आ गई और इनका हाथ दोनों हाथों में थामकर होंठों से लगा लिया। आज इनकी जो हालत थी, इसकी जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी। इन्हें जो खदशे थे वो तब महसूस नहीं हुए थे, लेकिन अब वो इन्हें महसूस कर सकती थी। सिर्फ 2 दिन, और इन 2 दिनों में वो खुद को कितना अकेला महसूस किया था, जब इसकी माँ का वजूद कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ था। और अगर अगली सोच पर इसने बेख्तियार सख्ती से आंखें बंद की। सब बातें, सब खदशे अपनी जगह, लेकिन इसके दिल में जो खदशे थे, इनका क्या? इस बात की क्या ज़मानत है कि ये रिश्ता इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा? इसकी सोचों को ब्रेक टेबल पर रखे सेल फ़ोन की वाइब्रेशन ने लगाया। इसने बड़ी आहिस्तगी से रुबीना बेगम का हाथ बिस्तर पर रखा और फ़ोन उठाकर कोने में आगे स्क्रीन पर नज़र आने वाला नंबर अनजाना था। इसने ऑन का बटन प्रेस किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अक्सा, मैं सना बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आती आवाज़ और नाम सुनकर एक पल के लिए वो खामोश रह गई। हेलो, दूसरी तरफ से इसे फिर पुकारा गया। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अक्सा, अमरीन से आंटी के बारे में पता चला, आप कैसी तबीयत है इनकी? जी अब पहले से बेहतर है। अच्छा तुम कौन से अस्पताल में हो और रूम नंबर क्या है? ओके मैं सुबह चक्कर लगाती हूँ। इसके बताने पर इन्होंने कहा तो अक्सा ने बेख्तियार गहरा सांस लेकर फ़ोन बंद कर दिया। वो दीवार से टेक लगाए कब से अपनी माँ के मुतमिन और मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो रुबीना बेगम को दलिया खिला रही थी। इनका मूड ठीक करने के लिए इधर उधर की बातें कर रही तो वो यूँ थी जैसे से सुन ना रही। और अभी सना और इनके साथ इनका ड्राइवर फ्रूट्स जूसेस वगैरह लेकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते रुबीना बेगम खुश हो गई और भाशाश पिशाश बैठी से बातें कर रही थी। इसने रुबीना से नज़र हटाकर नबील भाई को देखा जो बहुत गौर से सना को देख रहे थे। इन्होंने नबील भाई की तरफ एक कार्ड बढ़ाया और खड़ी होगी। अच्छा आंटी इजाज़त दें और जल्दी से ठीक हो जाए, आखिर आप दुल्हन की अम्मी हैं। वो छुपकर रुबीना से गले मिली जबकि अक्सा ने सख्ती से होंठ भेज लिए। और नबील भाई आप अपनी तसल्ली कर लें। इनके कहने पर नबील भाई ने मुस्कुराकर सारी लाइफ में वो अक्सा के सामने आकर रुकी। आंटी अब ठीक है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपना हाल देखो। इसने अपने हाथ से इसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर कान के पीछे किया। आंटी जी अक्सा का ख्याल रखें, ये आपके पास हमारी अमानत है। इसने मुड़कर रुबीना बेगम से कहा जबकि वो हैरत की गुफ्तगू सुन रही थी। इसने अब तक कब हाँ की थी और ये बात कब तय हुई? हारून ने मुझे लेने आना था, सोचा था तुम दोनों को मिलवा देती, लेकिन तुमने अपना हाल बेहाल किया हुआ। चलो फिर सही,
वो पिछली दफ़ा की तरह इसका गाल से हिलाकर बाहर निकल गई। इसके जाते ही इसने रुबीना बेगम की तरफ देखा, लेकिन वो आंखें बंद कर चुकी थी, जिसका मतलब था इसे बात ना की जाए। इसे बेहद गुस्सा आया, जिस तरह इनकी तबीयत थी वो बात भी नहीं कर सकती थी। आज इन्हें डिस्चार्ज होना था और इसने इनके घर पहुंचने तक खामोश रहने का फ़ैसला किया। वो सारिम के लिए दूध लेकर आई, लेकिन नबील भाई के कमरे की तरफ दरवाज़ा आधा खुला था। इसने दस्तक के लिए हाथ उठाया, तभी से साइमा की आवाज़ सुनाई दी। वो इसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन जब अपने नाम के बाद इसने हारून का नाम सुना तो दस्तक के लिए उठा। इसका हाथ बेसाख्ता इसके पहलू में ठहर गया। ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनने लगी। आप हारून का पता करने गए थे क्या? हाँ गया था। तो फिर क्या पता चला? साहिबा भाभी की पुरतजस्सुस आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं साइमा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो जो सना साहिबा आई थी, इनके हुलिये से ही अंदाज़ा होता है कि वो बहुत खुशहाल है। फिर इनकी गुफ्तगू का अंदाज सब अच्छा है। अपने भाई के बारे में इन्होंने जो बताया वो सब ठीक है। अम्मी ने भी कहा इन्हें ये रिश्ता ना सिर्फ पसंद है बल्कि कबूल है, और मैं खुश होने के साथ हैरान भी था। आखिर इतने अमीर लोगों को हम जैसे लोगों में क्या नज़र आया? वो तो मुझे अब मालूम हुआ कि वो आदमी ना सिर्फ पहले शादी कर चुका है बल्कि एक बच्ची का बाप भी है, और अम्मी भी इस बात को जानती है। फिर भी हाँ, तो इसमें हर्जी क्या? कैसी बातें करती हो साइमा? आपके वो गुस्से से बोले थे। अक्सर की अभी उम्र ही क्या, और इसमें कोई ऐप है जो इसकी शादी एक बच्ची के बाप से की जाए? दौलत अपनी जगह, लेकिन मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं। ये भी खूब कही आपने, बहन बेटियाँ बोझ ही होती हैं। और उम्र की क्या बात की आपने? आपकी बहन इतनी नन्ही काकी नहीं है, 32 साल की है, और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आगे बहुत आला रिश्ते मौजूद हैं। अव्वल तो मुश्किल से कोई रिश्ता आएगा, और अगर होगा भी तो ऐसा ही आएगा जो हमारे जैसे हों। इतना अमीर तो कोई भी नहीं होगा, और जो कोई भी होगा जहेज़ तो पूरा ही लेगा। कहाँ से दोगे? अम्मी को मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा अक्सर से प्यार होगा, और जब इनको कोई एतराज़ नहीं तो आपको क्या मसला है? अब की बार नबील भाई की कोई आवाज़ नहीं आई। शायद वो कायल हो गए, तो वो जो सोच रही थी कि इनसे दिल की बात करेगी वो इनके दिल में ही रहेगी। लेकिन फिर भी एक बार अक्सर से पूछ लेते हैं। नबील भाई की धीमी सी आवाज़ आई। आपकी बहन पर शायद अभी तक खिज़र का भूत सवार है, इसलिए इस पर फैसला करने की सलाहियत अभी मौजूद नहीं। इससे ना पूछे तो बेहतर है। वो चुपचाप वहाँ से हट गई। आखिर तुम हथेली पर सरसों जमाने पर क्यों तुली हो? सना ने हैरान होकर हारून को देखकर, ना तो मैं शादी करना चाहता हूँ और ना ही मुझे ज़रूरत है। पता है मुझे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिमशा को माँ की ज़रूरत है। इस बात को तुम मानते हो या नहीं? हाँ होती है, लेकिन रक्सा बहुत डिफरेंट है। सना के यकीन अंदाज़ पर वो इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इंसान को जानने के लिए एक नज़र काफ़ी होती है। सना ने फर्जी काले झाड़े। आप तो इसके इश्क में मुब्तला लगती हैं। हारून ने चिढ़कर कहा तो मुस्कुरा दी। तुम भी हो जाओगे। अब कि हारून ने चौंक कर इन्हें देखा और फिर सर झटक के पास बैठे अपने बहनोई से मुखातिब हुआ। यूसुफ भाई, आप अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं? यार तुम भाई होकर नहीं समझा सके, मैं तो फिर गरीब बेचारा सा शौहर हूँ जो बिल्कुल अपनी बेगम के रहमो करम पर है। बात के इख्तिताम पर वो खुद कहकर लगाकर हंस पड़े। मैं भी अक्सर से मिल चुका हूँ, वो बाकी अच्छी लड़की है, और फिर तुम चाहे रिमशा की कितनी भी अच्छी देखभाल कर लो, लेकिन जो तरबियत माँ कर सकती है वो तुम नहीं कर सकते। भाईजान, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी बात आप लोग नहीं समझ रहे। शायद रिमशा की किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं, वरना इसकी सगी माँ से छोड़कर नहीं जाती। ये कहते हुए इसका चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हुआ। यूसुफ ने सवालिया नज़र सना को देखा। हारून, सब लोग एक जैसे नहीं होते। शायद, इसने गहरा सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे औरत के इस रूप से नफरत है। इसको अपनी बीवी से जो ज़ख्म मिला था, इसके बाद इसका ये रवैया हक पे जानिब था। लेकिन सना अपने भाई को यूँ तन्हा ज़िंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी। पिछली बातें भूल जाओ हारून, अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो, और मुझे यकीन है कि अक्सर तुम्हें इतनी खुशियाँ देगी कि तुम सब भूल जाओगे। आप समझ नहीं रही, वो जिद होकर बोला। समझ तुम नहीं रहे। अब जब शादी की डेट फिक्स हो रही है, सब तय है, तुम आए बाएँ शाये कर रहे हो। जानते हो इन लोगों को मनाने के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े। तो आपसे किसने कहा था? हारून ने गुस्से से देखा। तुम भी कमाल करती हो सना। खामोशी से दोनों बहन भाई की गुफ्तगू सुनते यूसुफ भी आकर बोल पड़े। एक तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हारून को कोई रिश्ता नहीं मिलना था। एक से एक हसीना दिल हाथ में लिए इनकी राह में खड़ी है। यूसुफ ने शरारत से अपने साले को देखा तो सना भी मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ मेरा भाई है ही शहजादा, लेकिन वो सब फैशन की मारी अपने आप में मगन। अगर इनमें से किसी का इंतखाब किया जाता तो इनका मकसद सिर्फ हारून और हारून की दौलत होता। इनमें से कोई रिमशा को माँ का प्यार नहीं दे सकता था। और ये आप कैसे कह सकती हैं कि जिस लड़की का आपने इंतखाब किया, इसे मेरी दौलत की नहीं चाह नहीं है और वो रिमशा को माँ का प्यार देगी? वो अनमैरिड है, खूबसूरत है, एजुकेटेड है, तो इसकी क्या मजबूरी है कि मुझसे जो पहले से शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है, इसे शादी करने को तैयार होगी? हारून ने अपने सवालों के लिए हक बचाने था। मैंने कहा ना, मैंने किस तरह अक्सर की वालदा को तैयार किया, ये मैं ही जानती हूँ। इनकी वालदा बीमार है, फादर की डेथ हो चुकी है। इसकी अम्मी अपनी ज़िंदगी में इसकी शादी देखना चाहती है, बस ये बात है। वो कायल तो नहीं हुआ था, लेकिन इसका फ़ोन आ गया तो माजत करके उठ गया, जबकि सना पुरसोच अंदाज में से ज़्यादा देख रही थी। किस एंगल से लगता है तुम्हारी शादी हो रही है? बल्कि लगता है तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। अक्सर खुदा के लिए अपनी हवास पाख्ता शक्ल पर रौनक ले आओ। ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रही हूँ। वो इसके साथ चलती मुसलसल बोल रही थी, लेकिन अक्सर की घबराहट में कोई फ़र्क नहीं आया। खुदा के लिए अमरीन, खामोश हो जाओ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। वो तो नज़र आ रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्यों परेशान हो। आखिर सना जी ने हमें इस शॉपिंग मॉल में बुलाया क्यों? ये शॉपिंग मॉल है ना हमारे यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, तो इन्होंने भी शॉपिंग के लिए बुलाया होगा। अभी अक्सर ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला था कि इसका मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ सना थी। इन्होंने सना को इस शॉप के बारे में बताया जहाँ वो और अमरीन खड़े थे। कुछ देर बाद इनके सामने थी। सना ने इसके लिए अच्छी खासी शॉपिंग की थी और जोड़ा इतना महंगा था कि वो देखकर हैरान थी। चलते चलते वो वक्तन फ़वक्तन अपने मोबाइल पर मैसेज कर रही थी। फिर वो इन्हें लेकर ज्वेलर की शॉप में आ गई। इन्होंने खड़े खड़े लाखों खर्च कर दिए। अमरीन इसकी किस्मत पर रश कर रही थी।
क्या ख्याल है, आप कुछ खाना लिया जाए? सारी ख़रीदारी के बाद सना ने इन दोनों से कहा। नहीं, अब हमें चलना चाहिए, अक्सा ने जल्दी से कहा। क्यों अक्सा, क्या हुआ? लगता है तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसी बात नहीं, सब बहुत अच्छा, लेकिन वो अम्मी की वजह से कह रही हूँ, वो इंतज़ार कर रही होंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद छोड़ कर आऊँगी, या हम मैकडॉनल्ड से कुछ ले लेते हैं। इन्होंने हतमी अंदाज में पर दोनों कुछ क्या कह सकती थी। एक मेरे वास्ते भी पैक करा लेना, लेकिन मैकडॉनल्ड का मुझे बर्गर नहीं पसंद, कोई अच्छी सी चीज़ मिली है, पैक करा लेना। अपना ऑर्डर देकर अभी वो टेबल पर आई ही थे कि जब सना मुस्कुराकर खड़ी हुई। इसके उठते ही अक्सा ने ताज्जुब से इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ एक हैंडसम सा आदमी खड़ा था और इसका ध्यान इनकी तरफ नहीं था। आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया? वो सना से पूछ रहा था। तुम्हें किसी से मिलवाना था, सना मुस्कुराते हुए बोली। हारून ये अक्सा है और अक्सा ये हारून। इन दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा और अगले ही पल अक्सा की नज़रें अपने पाँव पर टिकी। और वो अब कहाँ देख रहा था, इसे कुछ खबर नहीं। और ये अमरीन अक्सा की बेस्ट फ्रेंड। मैंने सोचा शादी में कुछ दिन रह के एक दूसरे को कम से कम देख तो लें, ये ना हो कि शादी वाले दिन एक दूसरे को देखकर बेहोश हो जाए। सना की बात पर वो और अमरीन कहका लगाकर हंस पड़े, जबकि वो इतनी नर्वस थी कि दिल चाह रहा था कि यहाँ से 1 मिनट में गायब हो जाए। अक्सा, अगर तुम्हें हारून से कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। इसे खुद एहसास हो रहा था कि इसका चेहरा सुर्ख हो रहा है, जबकि कानों की लोई जलती महसूस हो रही थी। इसका सर बेसाख्ते नफ़ी में हिला तो सना ने बाजू इसके गिर्द फैलाकर इसे साथ लगा लिया। अक्सा बहुत शाय है, हारून तुम ही कोई बात कर लो, मैं और अमरीन दूसरी टेबल पर चले जाते हैं। और अक्सा की जान हवा होने लगी। इट्स ओके, आपसे मिलकर खुशी हुई, बट आई हैव टू गो, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। सॉरी। ओके सना, चलता हूँ। इसने पता नहीं किससे खुशी से मिलने का इजहार किया था, लेकिन इसके जाते अक्सा ने गहरा सांस लिया। सना ने बहुत इसका जायज़ा लिया। अब चलें, बहुत देर होगी है। हाँ चलो। अब की बार सना ने संजीदगी से जवाब दिया। अक्सा और अमरीन को छोड़कर जब वो घर की तरफ जा रही थी, इसके चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयाँ थी। हारून भाई का कोई फ़ोन आया? वो जब अपने कपड़े पैक करी थी, हैरत से अमरीन को देखने लगी। तुमसे इन्होंने कहा था कि फ़ोन करेंगे? अमरीन जो शरारत से देख रही थी, इसका जवाब सुनकर मुस्कुरा दी। कहा नहीं था तो क्या हुआ, फ़ोन बगैर कहे भी तो आ सकता है। नहीं आया, वो गुस्से से बोली। लगता है बड़ा अफसोस हो रहा है। वो काम छोड़कर एक तरफ एकदम सीधी हुई। अमरीन, तुम मुझे तंग करने आई हो? वो झंझलाई। तंग करने नहीं, सिर्फ तुम्हारा जायज़ा लेने आई हूँ। मजाक एक तरफ, मुझे सही से बताओ, तुम खुश हो? तुम्हें क्या लगता है? अक्सर ने उल्टा इसी से सवाल किया। मेरा जहाँ तक ख्याल है, पहली वाली सिचुएशन भी नहीं, अगर तुम खुश नहीं हो तो ना खुश भी नहीं लग रही। अमरीन की बात वो मुस्कुरा दी। सही कह रही हो, मेरी एक हाथ से मेरी माँ के चेहरे पर जो रौनक आई है, इसके बाद मुझे कोई अफसोस नहीं रहा। मैंने सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। ये फैसला अम्मी का फैसला, इसमें इनकी दुआएं शामिल है। बस। वो कंधे झुकाकर बोली। अल्लाह अपने बंदे के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। और सना जिस कदर मोहब्बत से ले जा रही है, कसम से मुझे तुम पर रश्क आता है। और हारून भाई को देखकर तो ज़रा सा अफसोस था, वो भी ख़त्म हो गया। कितनी शानदार पर्सनैलिटी है इनकी। बस मेरी ये दुआ है कि जिस मोहब्बत की तुम हकदार हो, वो तुम्हें ज़रूर मिले। इसकी दुआ पर वो मुस्कुरा दी थी। इसने माजी की रात को दिल से खुरच कर खुशहाल मुस्तकबिल की दुआ करते हुए निकाहनामे पर साइन किए थे, लेकिन जाने फिर भी कि कितने ही आंसू आंखों से गिरे थे। सना ने किसी किस्म के जहेज से मना कर दिया, लेकिन रुबीना बेगम ने फिर भी अपनी तौफीक के मुताबिक काफ़ी दिया था। वो पता नहीं कब से इसके लिए जमा कर रही थी, वो तो इतना कुछ देखकर हैरान थी। अमरीन बार बार इसे कह रही थी बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसका आईना देखने को दिल ही नहीं चाह रहा था। इसे स्टेज पर ले जाया गया और कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा। वो जो बिल्कुल साख थी, माँ के गले लगते ही वो सख्ता टूट गया। वो इतनी रोई कि सना को आगे बढ़कर इसे अलग करना पड़ा। सारा रास्ता सना ने इसका हाथ पर थामे रखा था, जो इसके लिए तकवीत का बाइस था, वरना जिससे इतना मजबूत रिश्ता जुड़ा था, इसने इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। घर पहुँचते मुख्तलिफ रस्मों से इसका इस्तकबाल हुआ। वो हर रस्म में इसके लिए चाहत थी। कुछ देर फ़ोटोशूट हुआ, फिर सना इसे कमरे में छोड़ दी। घर में अभी भी मेहमान मौजूद थे। वो हारून को ढूंढती हुई लाउंज में आई, जहाँ हमारा और रिमशा गवर्नेंस के खाना खा रही थी। तुम यहाँ हो? रिमशा के पास कौन है? रिमशा के सिलसिले में लापरवाही पर इसे गुस्सा है। जी, वो हारून भाई रिमशा के साथ हैं। वो सुनकर इसके असाब और थन गए। दरवाज़ा खोलते इनकी पहली नज़र हारून पर पड़ी, जो रिमशा को सीने पर लटाए आंखें बंद किए लेटा था। सना का दिल चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे। हारून! इनकी पुकार में वाज़े तौर पर गुस्सा झलक रहा था। हारून ने सिर्फ आंखें खोलने पर इत्तफा किया। मजबूरन ने खुद बेड तक आना पड़ा। हारून, तुम इसे निकाह करके लाए, अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर इसकी हकूक़ है तुम पर। इसको यूँ नज़रअंदाज करके तुम इसके और अल्लाह के दोनों के गुनाहगार बन रहे हो। इसलिए अपने लिए ना सही, रिमशा के लिए इसे तामुल करो। अगर तुम इसका ख्याल नहीं करोगे तो वो कैसे रिमशा को अपना सकेगी? अब की बार इसने आंखें खोलकर सना को देखा। तुम रिमशा की फिक्र ना करो, मैं रिमशा के साथ सोऊंगा। आज तुम्हारा अक्सा के साथ सोना ज़रूरी है। मैं रिमशा के साथ सोऊंगी। आज तुम्हारा अक्सा के साथ सोना ज़रूरी है। कल बेशक रिमशा को पास सुला लेना। सना ने सोई हुई रिमशा को गोद में उठा लिया तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। रुको हारून। वो दरवाजे के पास पहुंचा तो जब सना की आवाज़ पर रुक गया। ये अक्सा को दे देना अपनी तरफ से, और प्लीज़ इसके साथ अच्छी तरह बात करना। वो कहते हुए सना का लहजा काफ़ी मुल्तजी था। वो सर हिला कर रह गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर सर झुकाए साख बैठी थी। इसके दाखिल होने पर भी इसके साख वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम के जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई तो वो बेड के करीब सामने दीवार को देखता सोचता रहा कि बात कैसे शुरू करें। मैं आपसे जो बात करने आई हूँ, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। बात ये नहीं कि कमी आप में है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ सना और ख़ास तौर पर रिमशा अपनी बेटी के लिए की है। अब जब आप मेरे निकाह में, तो इस हक़ से आप यहाँ हर चीज़ की मालिक है। आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। आपको यहाँ रिमशा के लिए लाया गया। अगर आप रिमशा को सही मानों में प्यार देंगी तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ।
बात के इख्तिताम पर जब मुसलसल खामोशी छाई रही तो इसने नज़रें घुमाकर दाएं तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही सर झुकाए बैठी थी। वो उसके चेहरे के तासुरात तो दूर की बात चेहरा भी नहीं देख पाया। इसने एक पल इसके बोलने का इंतजार किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रद्दअमल जाहिर ना हुआ। इसने हाथ में पकड़ा कंगन का बॉक्स इसके आगे रख दिया। ये आपके लिए रखकर वो सीधा हुआ, अभी मुड़ा ही था जब इसने इसकी आवाज़ सुनी, मुझे चेंज करना है। ऐसा लगा जैसे खामोशी में सुरीली घंटियां बज उठी और साथ ही चूड़ियों की छन छन पूरे कमरे में गूंज उठी। इसने मुड़कर देखा और भारी दुपट्टा और लहंगा संभालती बेड से उतर रही थी। इसके देखते देखते वो खड़ी हुई और सर उठाकर इसे देखा। इसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर इसने सर झुका लिया। वॉशरूम की तरफ इसने हाथ से इशारा किया। वो हवा के सुबह झोंके की तरह इसके करीब से गुजरी थी। इसके एक एक कदम के साथ हारून की नजरें थी। जब ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद किया तो वजह से चौंक कर होश में आया। जब सना इसे यहाँ बिठा कर गई तो इसका दिल आने वाले लम्हों के ख्याल से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन हर गुजरते लम्हे पल के साथ धड़कन मध्यम होती जा रही थी। कितने ही पल गुजर गए और दिल जैसे धड़क धड़क के थक गया था। और अब दरवाज़ा खुला तब जब हर तरफ खामोशी छा गई। इसने आकर सलाम किया, लेकिन वो कोशिश के बावजूद कुछ भी न कह सकी। फिर वो बोलता गया, वो सुनती गई। सब सुनकर इसे झटका लगना चाहिए था, लेकिन इसे लग रहा था इसमें सोचने महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। वो कह रहा था इसे शादी की ज़रूरत नहीं, वो सिरे से दूसरे मानों में वो इसे इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक ही तो कह रहा था, वो मोहब्बत तो कर चुका था इससे मोहब्बत, जिससे इससे मोहब्बत की थी। जब इसने इसे नहीं अपनाया तो वो फिर इससे मोहब्बत नहीं करता था। इसे यहाँ किसी की माँ बना कर लाया गया था। अब इसे किसी चीज़ की आदत नहीं रही थी। वो बस वहाँ से हट जाना चाहती थी। इसके उठने पर पहली बार इसने इसे देखा और इसने वाज़ेह तौर पर इसे चौंकते देखा था। वो नहीं जानती क्यों वो भारी कदमों के साथ इसके बताए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते इसकी पहली नज़र सामने दीवार की आईने पर पड़ी, जहाँ इसका अक्स बहुत पास था। वो उस अक्स के ज़ेरे नज़र चलती हुई दीवार की आईने के सामने खड़ी हो गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसकी खुद पर से निगाह नहीं हट रही थी। अमरीन ने इसे कहा था कि इस पर बहुत रूप आया, लेकिन इसने खुद को देखा भी नहीं था। लेकिन अब वो खुद को देखकर चौंक उठी थी और अब अपने चौंकने पर इसे किसी और का चौंकना भी याद है। क्या इसके चौंकने की वजह भी मेरा रूप था? नहीं, इसका सर खुद ही नफ़ी में हिला। इसने गहरा सांस लेकर खुद पर से नज़रें हटा ली। सबसे पहले इसने अपने दोनों हाथों की चूड़ियाँ उतारी थी। टिक्का, झूमर, हर उतरती चीज़ के साथ यादों और बातों का सिलसिला भी जारी था। वो बहुत आहिस्ती से काम कर रही थी। जानती थी बाहर किसी को इसका इंतज़ार नहीं। अगर आज बाहर बैठे शख्स की जगह खिज़र होता तो इसका ख्याल आते ही जाने कहाँ से दो आंसू गालों पर लुढ़क गए। अम्मी, भाभी और भाई ने सोचा महलों में राज करूँगी। हाँ, ये महल ही तो है। यहाँ दुनिया की नेमत मौजूद है जो आम आदमी के बस की बात नहीं। इसने इर्द गिर्द नज़रें घुमाकर देखा, लेकिन इस महल के अंदर में एक ऐसी शहज़ादी हूँ जिसके जिस्म में दूसरों की ख्वाहिशों की सुइयाँ चुप हो दी गई हैं, जिसे अब कोई शहज़ादा आकर नहीं निकाल सकता। इसका चेहरा आंसुओं से मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। कपड़े बदल कर कुछ देर यूं ही खड़ी वो अपने हवास बहाल करती रही। फिर इसने सख्ती से अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ़ किया था। अपनी हर ख्वाहिश चाहत को दिल के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। वो सिर्फ हुक्म की गुलाम थी। बाहर निकलते से हैरत का झटका लगा। इसका ख्याल था कि या तो वो सो चुका होगा या बाहर जा चुका होगा, लेकिन वो इसका मुंतज़िर था। इसको देखकर वो खड़ा हो गया। मैंने सोचा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो इससे पूछ रहा था। इसका सर नफ़ी में हिला। वो तकिया उठाकर सोफ़े के करीब आ गया। आप बेड पर आराम से सो जाएं। अक्सर ने सोफ़े को देखकर इसका कद देखा। इतने लंबे कद के साथ इस सोफ़े पर समाना इसके लिए आसान न था। वैसे भी बेड पर भी इसे नींद कहाँ आनी थी। वो बेड पर जाने की बजाय सोफ़े के करीब आ गई। मैं यहाँ ठीक रहूँगी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता वो सोफ़े पर बैठ गई। इसका कथियत भरा अंदाज़ देखकर वो भी खामोशी से बेड की तरफ चला गया। अगले ही पल कमरा अंधेरे में डूब गया और कुछ ही देर बाद कमरे में नीलगू रोशनी फैल गई। वो आहिस्ती से सोफ़े पर लेट गई। कमरे के साथ दिल में भी मुकम्मल खामोशी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टकटक और एसी की खनकी फैली थी। दिमाग को इसने हर सोच से आज़ाद कर दिया, इसलिए अंधेरा होते ही नींद गालिब आने लगी। वो जब बेड से पर लेटा था नींद आंख से कोसों दूर थी। ये लड़की जो इसकी बीवी के रूप में आज इसके कमरे में मौजूद थी, इसकी सोच के बिल्कुल बरक्स थी। इसकी इतनी बेमुरब्बती पर भी इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। क्यों? ये सवाल बार बार इसके जहन में आ रहा था। वो बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन मुसलसल इसे ही सोच रहा था। दरवाजे पर शायद दस्तक हुई थी जिसने इसे नींद से बेदार किया। इसकी पहली नज़र बेड की तरफ गई जहाँ वो अब कोई नहीं था। इसने बेदिली से नज़रें घड़ी की तरफ घुमाई। सुबह के 9 बजे थे। वो यूं ही लेटे लेटे सारे कमरे को देखने लगी। बेहद खूबसूरती से सजा कमरा भी इसमें कोई एहसास पैदा न कर सका। नज़रें छत से पर झूलते फानूस पर जा रुकी। फिर खुद थक कर वो उठ गई। वो जब वॉशरूम से बाहर निकली, सना कमरे के वस्त में खड़ी थी। इसकी नज़रें सोफ़े पर जमी थी जहाँ चेहरे पर सोचों का जाल बिछा था। इनकी नज़रों के ताक़ुब में अक्सा ने सोफ़े की तरफ देखा जहाँ तकिया और चादर पड़ी थी। इसने बेसाख्ता निचला होंठ दांतों तले दबाया था। आहट पर सना ने सामने देखा। अक्सा से नज़रें मिलने पर मुस्कुरा दी। मैं पहले भी आई थी, तुम शायद सो रही थी। नाश्ता तैयार है, इधर मंगवा लूँ या डाइनिंग रूम में चलें? जैसा आप कहें। भाई मैं क्या कहूँ, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम बताओ। अब की बार वो कुछ नहीं बोली तो सना इसके करीब आ गई। यहाँ बैठो। सना ने इसका हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठा लिया। वैसे तो ये पूछना अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है इस मामले में, अगर मैंने तुम दोनों के दिमाग में जो उलझने हैं ना दूर की तो सब खत्म हो जाएगा। सना की इतनी लंबी तमहीद का मकसद इसे समझ आ रहा था। हारून ने कल तुमसे क्या कहा? अक्सर ने नज़रें उठाकर सना की तरफ देखा जो इसके जवाब की मुंतज़िर थी। कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो अक्सर। वो टपट कर बोली। तुम शायद मुझे अपनी नंदी समझो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तुम्हें यहाँ मैं अपनी पसंद से लाई हूँ।
तुम्हारे बारे में मैंने बहुत से दावे किए और इन दावों पर मुझे यकीन भी बहुत है। और वो खुद भी जानती थी वो यहाँ सिर्फ सना की ख्वाहिश की वजह है। बोलो अक्सर। सना ने प्यार से इसका गाल थपथपाया तो आंखों में जमी बर्फ़ पिघलने लगी। आंसू एक के बाद एक इसकी आंखों से गिरने लगे। इन्होंने कहा इन्हें शादी की ज़रूरत नहीं और वो शादी नहीं करना चाहते थे। और सना का दिल चाहा सामने हारून सामने हो तो एक थप्पड़ तो ज़रूर लगाए। इसके इतना समझाने के बावजूद मुर्गे की वही एक टांग। सना को रोती हुई अक्सर पर बेतहाशा तरस आया। फिर भी अक्सर ने इनसे कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं किया था। इन्हें एक बार फिर अपने इंतखाब पर नाज हुआ। सना ने बहुत प्यार से इसके आंसू साफ किए। प्लीज़ अक्सर तुम हारून की बातों पर दिल पर मत लेना। दरअसल हारून के साथ जो पहले हुआ वो अब तक इस सदमे के ज़ेरे असर है। हारून की जिससे शादी हुई थी इसने हारून के इत्मीनान को धोखा दिया। रिमशा 3 माह की थी जब वो इसे घर के दरवाजे के आगे लावारसों की तरह छोड़ गई। हमारी काम वाली आई तो देखा कि एक बच्चा बाहर पड़ा है। वो बच्चे को उठाकर अंदर ले आए। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका बच्चा नाज का फ़ोन आगे को अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती है और उनका बच्चा इसके लिए बोझ है, लिहाजा ये बोझ वो खुद उठाए। हमारे लिए वो बोझ तो नहीं थी, हारून की तो वो जान है। लेकिन ये ख्याल आज भी लर्जा देता कि इतनी सी जान खुदा ना ख्वास्ता अगर बाहर से कोई जानवर उठा लेता, ये काट लेता तो। सना के साथ अक्सा ने भी बेसाख्ता झुरझुरी ली। तब से हारून ऐसा हो गया। ये ठीक है कोई शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे तुम पसंद नहीं। तुम तो इतनी प्यारी, कोई भी तुमसे मोहब्बत करने लगे और मुझे यकीन है कि हारून भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी मोहब्बत और सब्र से काम लेना होगा। मैं ये सब तुम्हें शादी से पहले बताना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हारून जैसे लाताल्लुक़ नजर आता है वैसा है नहीं। वो बहुत हसास और मोहब्बत करने वाला है। इसे जल्दी तुम्हारी खूबियों का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर देखना तुम्हें इतनी मोहब्बत मिलेगी कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगी। तभी इरज बच्ची को उठाया अंदर दाखिल हुई। रोने की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर देखा। मम्मा देखिए रिमशा रो रही है। सारा ने फ़ौरन इसे गोद में ले लिया। रिमशा मेरी जान। वो इसे सीने से लगाए पिचकारने लगी, जबकि इरज मुसलसल अक्सा को देख रही थी। अक्सा मुसलसल इसके देखने पर मुस्कुरा दी और इसकी मुस्कुराहट ने जैसे से हौसला दिया। टीचर अब आप यहाँ रहेंगी? इसकी बात पर सना खिलखिलाकर हंसी। बेटा अब ये आपकी टीचर नहीं मामी है, रिमशा की मम्मा है। कहने के साथ इसने रिमशा को इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने बड़ी एहतियात से इस नाजुक वजूद को थामा। इस कोमल वजूद की मोहनी सूरत देखकर इसने बेसाख्ता इसका मुँह चूमा। वो तकरीबन 6 माह की सेहतमंद बच्ची थी। अरे अक्सा ये तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। सना की पुरजोश आवाज़ पर इसने मुस्कुराकर सामने देखा तो नजरें सामने दरवाजे पर खड़े हारून से जा टकराई। ना जाने क्यों इसकी मुस्कुराहट सुकड़ गई। मामू इसे देखकर इरज भागती हुई से लिपट गई तो इसने इसे गोद में उठा लिया। आओ हारून देखो, रिमशा ने फ़ौरन अपनी माँ को पहचान लिया। सना का लहजा खुशी के साथ जताता हुआ भी था। हारून ने बगौर अक्सा के झुके सर को देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो बस रिमशा के देखती जा रही थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से इसके बालों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वलीमे की तकरीब 5 स्टार होटल में थी। वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सबसे मिल रही थी। इसने कई लोगों को अपनी किस्मत पर रश करते सुना था। जब इंसान पर मुश्किल आती है तो इसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो इनका हिम्मत से मुकाबला करे या खुद को हालात के धारे पर छोड़ दे। और इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। मोहब्बत इसकी किस्मत में नहीं थी। इसने इस मामले में हार मान ली थी। दुनिया में कितने ही लोग थे जो समझौते के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, तो चलो इनमें से एक वो भी सही। और जहाँ तक रिमशा की बात थी, इसे इसके लिए लाया गया था। और जब से इसने रिमशा की पैदाइश की कहानी सुनी थी, इसे देखा था, इसके दिल में खुद ब खुद इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। एक औरत चाहे माँ हो या ना हो, इसके अंदर ममता तो अल्लाह ने शुरू से ही रखी होती है। और फिर इसे तो बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे। इसे नहीं लगता कि वो कभी रिमशा की सौतेली माँ बन सकेगी। कोई माँ इतना जालिम कैसे हो सकती है? रिमशा के बारे में सारे हालात सुनकर अमरीन ने बेसाख्ता अफसोस से कहा। मैं तो खुद हैरान हूँ। तुम रिमशा को देखो, इतनी प्यारी है, कोई गैर भी बेसाख्ता इसको प्यार करने पर मजबूर हो जाए। वो तो फिर इसकी सगी माँ थी। अमरीन ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। अच्छा ये बताओ, सना जी ने रिमशा की माँ के मुताल्लिक कोई और बात नहीं बताई? तुमने देखा इस औरत को कैसी थी? नहीं, बस इतना ही कहा कि इसने हम सबको धोखा दिया। और जहाँ तक देखने की बात है, मैं सिर्फ वहाँ 1 दिन रही हूँ। वलीमे के बाद मैं इधर आ गई और मुसलसल 5 दिनों से यही हूँ। 5 दिन? अमरीन ने 5 दिन को काफ़ी लंबा खींचा। लगता है ये 5 दिन 5 सदियों की तरह भारी महसूस हो रहे हैं। हारून भाई ज़्यादा याद आ रहे हैं। अमरीन के कहने पर वो मुस्कुरा दी। अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराहट चेहरे पर रखना शुरू से इसकी आदत थी। जब ये दर्द इसने अपनी माँ को नहीं बताया तो अमरीन बेशक इसकी बेहतरीन दोस्त और राजदान थी, लेकिन कुछ बातें सिर्फ अपने दिल में रखने के लिए होती हैं। पुप्पो, सारिम ने तीसरी दफ़ा अंदर झाँक कर इसके होने की तस्दीक की थी। इसकी हरकत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। सारिम इधर आओ। इसके पुकारने पर वो फिर भाग गया। हारून भाई का फ़ोन आया? नहीं। क्यों क्या? नहीं, बस नहीं आया। अब तभी इसके मोबाइल की बेल बज उठी। सना का फ़ोन था। हाल अहवाल पूछने के बाद वापसी के बारे में पूछने लगी। जैसे आप कहें लड़की, एक तो तुम ताबेदार बहुत हो। दूसरी तरफ से सना की मुस्कुराती आवाज़ पर वो भी मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाजी रिमशा कैसी है? ठीक है, तुम्हें याद करिए। हारून का नहीं पूछोगी? वो सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा है। दूसरी तरफ से आती आवाज़ में शरारत साफ महसूस हो रही थी। इनका क्या हाल है? इतना अच्छा नहीं, तुम खुद आकर देख लो। अब के इसने कोई जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है, थोड़ी देर में मुलाकात होती है। सना ने भी कुछ सोचकर फ़ोन बंद कर दिया। घर में सब हारून के मुंतज़िर थे, लेकिन जब सिर्फ ड्राइवर आया तो घर वालों के साथ इसे भी बुरा लगा। लेकिन जल्दी इसने खुद पर काबू पा लिया। घर पहुंची तो सब मौजूद थे। सबसे पहली नज़र हारून पर पड़ी, जो रिमशा को गोद में लिए बैठा था। इसे सबसे पहले सना ने देखा। वो मुस्कुराती भी उठी और इसे गले लगा लिया। सॉरी अक्सा, मेहमान आ गए थे इसलिए मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली। अभी मैं फ़ोन ना करती तो तुमने आना ही नहीं था। सना ने इसे अलग होकर शिकवा किया। तुम्हारी बेटी तुम्हें कितना मिस कर रही, तो पता है?
सना के कहने पर इसकी नज़रें रिमशा तक गई जो बाप की कमीज़ के बटनों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। रिमशा से नज़रें हारून के चेहरे तक गई। अपनी तरफ देखता पाकर इसने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। शादी के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इसके और हारून के दरमियान अजनबियत बरकरार थी। इस घर में सिर्फ सना का किरदार ऐसा था जिसने इन दोनों को साथ बांध रखा था। हाल बता रिमशा के साथ वो बहुत मानूस हो गई थी। सुबह हारून ऑफिस चले जाते और वो सना और रिमशा के साथ बहुत खुश रहती, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा दिन बरकरार न रह सकी। क्या हुआ? सना ने हैरत से इसकी हैरान परेशान शक्ल देखी। आप जा रही हैं? जाना तो है ना, मुझे यहाँ रहते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गई। यूसुफ मुँह से कुछ ना कहे लेकिन इन्हें गुस्सा तो आता होगा, और इरज की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। पहले मुझे हर वक्त हारून और रिमशा की फिक्र लगी रहती थी, लेकिन अब तुम आ गई तो मुझे सुकून है। लेकिन बाजी मैं अकेले, घबराहट के मारे से आगे बोला ही न गया। सना ने बेसाख्ते से साथ लगा लिया। पगली हो तुम, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं यही हूँ और रोज़ चक्कर लगाऊंगी, फ़ोन भी करूँगी, लेकिन अभी तो मुझे इस्लामाबाद जाना है। यूसुफ की बहन मस्कत से आई है, इसलिए जाना ज़रूरी है, वरना मैं अभी ना जाती। और तुम डर क्यों रही हो? हारून अभी भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं? सना ने खोजती नज़रों से इसके चेहरे पर गाड़ दी तो वो गड़बड़ा गई। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरा मतलब है। इसके समझ में नहीं आ रहा कैसे कहे। मुझे पता तुम्हें क्या परेशानी। दरअसल नए घर में नई रूटीन को समझना हर लड़की के लिए ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब आसान हो जाता है। मैं अगर यहाँ मज़ीद रही तो तुम बिल्कुल काम से जाओगी। कहकर वो दोबारा चूल्हे की तरफ मतवज्जा होगी जहाँ वो हारून की फरमाइश पर बिरयानी पका रही थी। तुम्हें शायद किचन में भी थोड़ा वक्त देना पड़े। दरअसल कुक छुट्टी पर गया, आरसी तौर पर एक औरत रखी, लेकिन हारून को उसका पकाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। वो सर झुकाए इसे सुन रही थी। सना ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और बेसाख्ता इस पर प्यार आया। अक्सर प्लीज़ अब ये परेशानी ख़त्म करो, और जब मैं आऊँ तो तुम बिल्कुल इस घर की मालकिन के रूप में नजर आओ। एक बहन होने के नाते मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ, तुम हारून की तरफ से पेशकदमी का इंतजार ना करो, बल्कि खुद बातें करके फ्रैंकनेस पैदा करने की कोशिश करो। सना के गाल थपथपाने पर वो सर हिला कर रहेगी। सना के होते हुए इसे पता ही नहीं चला कि घर में कितना काम है। अब भी वो सिर्फ इसे निगरानी करनी थी। खाना पकाने वाली खाना पका जाती, सफाई वाली सफाई कर जाती। बस ये कि हमारा रिमशा की गवर्नेंस छुट्टी पर चली गई थी। रिमशा को इतने हिलाने के बाद इसने दूध दिया था। इसको सुलाते सुलाते खुद इसकी भी आंख लगी। पास रखे मोबाइल की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठी और नंबर देखकर इसने गहरा सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके सलाम के जवाब में हारून की आवाज़ आई। मैं कब से फ़ोन कर रहा था, कहाँ? वह हैरान हुई। फ़ोन तो इसके पास था, लैंडलाइन पर। और सब कहाँ है? रशीदा अपने क्वार्टर में गई और हमारा की अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो अपने गांव चलेगी। व्हाट? किससे पूछकर? दूसरी तरफ से इसकी गुस्सीली आवाज़ पर वो घबरा गई। सॉरी, वो परेशान थी, रो रही थी तो मैंने वो परेशानी से होंठ चबाने लगी। रिमशा कहाँ है? वो सो रही है। इसके मुसलसल गुस्सीले अंदाज पर इसकी आवाज़ रिंद गई। हद होती है लापरवाही की। पता नहीं इसने किसे कहा था, साथ ही फ़ोन खट से बंद हो गया। शादी के 2 माह के अरसे में इसने पहली बार हारून को गुस्से में बोलते सुना था। इसे समझ नहीं आया कि इससे गलती कहाँ हुई। सारी नींद भग से उड़ गई। इसने एक नज़र गहरी नींद में सोई रिमशा को देखा और उठकर बाहर आ गई। वो अपने लिए चाय बना रही थी जब गेट खोलने की आवाज़ आई। इसने हैरान होकर खिड़की की तरफ देखा जहाँ 4 बज रहे थे। वो कप लेकर बाहर आ गई तो हारून को गैर मुतवक्का तौर पर वहाँ देखकर घबरा गई। रिमशा सो रही है। वो तेज़ी से रिमशा के कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि वो अभी तक कप हाथ में लिए साथ खड़ी थी। वो बाहर आ गई। लापरवाही की कोई हद होती है। हमारे को छुट्टी देने से पहले आपको कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ये आपने ज़रूरत महसूस नहीं की। वो इस पर बरस रहा था जबकि वो सर झुकाए आंसू जब्त कर रही थी। अब कौन रिमशा की केयर करेगा? हर वक्त मुझे इसकी फिक्र लगी रहेगी। मैं ऑफिस देखूंगा, ये घर बोले। आंसू अब इसकी पलकों की बाट फलांग कर गालों पर फिसल गए। इसकी मुसलसल खामोशी पर वो चिढ़ गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा किया तो अगले ही पल धक से रह गया। इसका चेहरा आंसू से भिगा हुआ था। इसके होंठ एकदम भींच गए। इसे अचानक अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। इससे पहले वो कुछ कहता वो तेज़ी से मुड़ी और कमरे से जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर तक वो कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। इसे खुद भी एहसास था कि इस तरह गुस्से में बोलकर इसने गलत किया, लेकिन वो भी क्या करता। सारा दिन इसे रिमशा का ही ख्याल सताता रहा। आज पहले दिन वो रिमशा को सना के बगैर अकेले छोड़कर गया था और फ़ोन करने पर जब इसे पता चला कि हमारा चली गई तो इसकी फिक्र दो चंद हो गई। सारा गुस्सा इसने अक्सर पर निकाल दिया, लेकिन इसकी वो भीगी आंखें बार बार इसके तस्वुर में आकर इसे बेचैन कर रही थी। इसने सोचा था कि वो कभी इसके बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन वो ना सिर्फ इसे सोच रहा था बल्कि इसके लिए परेशान हो रहा था। शायद इसके लिए कि वो बहुत मुख्तलिफ लड़की थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। रशीदा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। साहब जी, खाना लगा दूँ? बेगम साहिबा को बुला लो। जी। वो जब वो फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आया तो अक्सर वहाँ पर नहीं थी। वो बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा। तभी रशीदा रिमशा को उठाए अंदर आ गई। साहब जी, बीबी कह रही कि इन्हें भूख नहीं। ठीक है। इसने गहरा सांस लेकर प्लेट अपने तरफ खिसका ली। रिमशा को क्यों ले आई हो? वो बीबी कह रही थी। रिमशा बीबी काफ़ी देर से अंदर है, इसे बाहर की सैर करवा लो, मैं ज़रा लॉन का चक्कर लगवा कर लाती हूँ। इसने सारी लाकर सालन प्लेट में डाला, मगर एक से ज़्यादा नवाला नहीं खा सका। कितनी देर वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठ ही गया। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो सोचने लगा दस्तक दे या नहीं। फिर कुछ सोचकर इसने बेहद आहिस्ती से दरवाज़ा खोला। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। खुले बाल थोड़े कमर पर कुछ बिस्तर पर बिखरे थे। हारून ने खनकार के इसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मुतल्लक कोई असर नहीं हुआ। वो चंद कदमों का फासला तय। अक्सा। इसके पुकारने पर एक झटके से सीधी हुई। इसे देखकर हैरत से इसकी आंखें मजीद खुल गईं। इसके वहाँ मौजूद होने का यकीन आते इसका चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हुआ। इसने कनखियों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लेकर दुपट्टे की तलाश की जो यकीनन वॉशरूम में रह गया था। आप खाना नहीं खा रही? हारून के पूछने पर वो खड़ी हो गई और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इसने अपने बालों को सीने पर गिराया था।
इसकी इस हरकत पर हरून के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट बड़ी बेसाख्ता थी। मुझे भूख नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ क्यों? रशीदा बता रही थी कि आपने दोपहर को भी खाना ठीक से नहीं खाया। इसे हरून के सामने यूँ खड़े रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो बेचैनी से अपनी उंगलियाँ खाने लगी। अगर आप मेरी शाम वाली बात से नाराज़ हैं तो आई एम सॉरी, मैं वाकई रूड हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा गुस्सा खुद पर निकालें। अगर आपको गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालें। अक्सर ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा जो बड़ी तफसील से इसका जायज़ा ले रहा था। आप चले, मैं आती हूँ। कहने के साथ वो छपाक से वॉशरूम में दाखिल होगी। हरून की मुस्कुराहट मज़ीद यारी होगी। आज से लगा कितने अरसे बाद वो दिल से मुस्कुराया। रिमशा को सीने पर लटाई इसकी पुश्त को थपथपाते हुए वो पुरसोच अंदाज में छत को देख रही थी। इसने सोचा था कि वो कभी मोहब्बत नहीं कर रही थी, लेकिन इसे लग रहा था इसे मोहब्बत हो गई है हरून से। या अल्लाह, ये हम लड़कियों का दिल इतना नरम क्यों होता है? ज़रा से इत्तफाक पर वो सब कुछ भूल जाता है। हालांकि वो जानती थी जिससे इसे मोहब्बत हुई वो इससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है। सना ने ठीक कहा था, वो जैसे नज़र आता है वो वैसा नहीं था। बज़ाहिर लापरवाह, सख्त नज़र आने वाला, लेकिन इसका दिल कितना हसास था। कल अपने लिए इसने हरून की आंखों में जो परेशानी देखी थी, इसने इसे अंदर तक शांत कर दिया। कितना अच्छा लगता है जब आपकी कोई आपकी परवाह करे, आपके बगैर खाना ना खा सके। कहीं हरून को भी मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? इस ख्याल ने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट से ज़्यादा इसने कई दफ़ा इसे खुद को देखते पाया था। इसके देखने पर बाज़ दफ़ा तो वो नज़र चुरा लेता और बाज़ दफ़ा देखता रहता, यहाँ तक कि इसे नज़र झुकाना पड़ती। पर इसे आंखों की आंख चोरी अच्छी लगती थी। अगर इनमें मियाँ बीवी वाली बेतकल्फ़ी नहीं थी तो पहले दिन वाली अजनबियत भी नहीं थी। वो लोग अब एक दूसरे से बात कर लेते थे, लेकिन रिमशा के मामले में शायद वो अभी भी बहुत मोहतात था। इसने अक्सर इसे खुद पर नज़र रखते देखा था जब वो रिमशा अकेले होते, लेकिन इसका दिल तो साफ था। अगर जब हारून के हवाले से इस घर में आई थी, लेकिन हारून से पहले इसने रिमशा को दिल से कबूल किया था। दिलों के भेद अल्लाह जानता है। इसकी नीयत साफ भी थी। इसे यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल है। अक्सर चमचा इसके मुंह के पास लेकर जाती तो वो हाथ मार के इसे गिराने की कोशिश करती। वो फ़ौरन पीछे कर लेती और रिमशा खिलखिलाकर हंस पड़ती। वो खा कम और खेल ज़्यादा रही थी। अक्सर ने बाउल उठाकर साइड पर रख दिया और रिमशा को सोफे से उठाकर गोद में बिठा ली। शैतानी, मम्मा से शैतानी। वो इसे गुदगुदाने लगी तो वो और खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके साथ वो भी हंस रही थी। वो जो ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल रहा था, हंसी की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। इसने अंदर झांक कर देखा, सामने का मंजर कितना खूबसूरत और भरपूर था। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग। हरून की आवाज़ पर इसने चौंक कर सामने देखा। गुड मॉर्निंग जवाब देकर रिमशा को गोद में उठाकर खड़ी होगी। इसके करीब आकर रिमशा को उसके हाथों से ले लिया। माय लिटिल एंजल, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा को बाय नहीं बोलना। वो इसका मुंह चूम रहा था। रिमशा ने रोना शुरू कर दिया। वो अक्सा की तरफ बाजू फैलाकर इसे गोद में उठाने को कह रही थी। हारून ने हैरत से रिमशा को देखकर अक्सा को देखा। कुछ तो जादू है तुम में, वो हल्के से गुनगुनाया। अक्सा ने ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा। नाश्ता लग गया? लग गया है, टाइम नहीं है अभी। हारून ने घड़ी देख कर कहा। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हो सकता है मुझे देर हो जाए। रिमशा का ख्याल रखना, अगर कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वो इसे ताकीद कर रहा था और वो जानती थी दरपर्दा से रिमशा की फ़िक्र है। वो मुड़ा तो बेसाख्ता से पुकार उठी, सुनिए। और वो 3 माह में पहली बार ऐसा हुआ था कि इसने खुद से इसे मुखातिब किया था। इसका हैरान होना लाजमी अमर था। वो बिना कुछ कहे इसे देखने लगा। मैं जानती हूँ आप रिमशा के हवाले से ईजी फील नहीं करते, लेकिन इतने दिनों में आपको मेरे बारे में कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा। आप शायद मुझे रिमशा की माँ नहीं समझते, लेकिन मैं रिमशा को अपनी बेटी मानती हूँ। आप रिमशा के लिए हमारा पर जो एक गैर औरत एतबार कर सकते हैं, तो क्या मैं इस कदर बेतबार हूँ कि आपको बार बार याद करवाना पड़ता है कि मैं रिमशा का ख्याल रखूँ? इसे कितने दिनों का गुस्सा तो आज इसने जाहिर कर दिया। हारून कितनी देर हैरत से देखता रहा, जो इसे नहीं बल्कि इसके कदमों को देख रही थी। इसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जिसे अगर अक्सर देख लेती तो सारे शिकवे भूल जाती। सॉरी, मैंने एक बार फिर आपको हर्ट कर दिया। बिलीव मी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है? रिमशा तो आपको मम्मा मानती है। चलो बाकी लड़ाई आकर कर लेंगे। हारून के कहने पर इसकी हंसी निकल गई। वो एकदम पलटा तो इसने फ़ौरन मुस्कुराहट को समेटा। रात को सना का फ़ोन आया था और आपसे बात करना चाहती हैं थी। मैंने कहा आप सो रही हैं, अब आप इनसे बात कर लेना। ओके बाय। वो कहकर बाहर निकल गया तो इसने बड़े ज़ोर से रिमशा का मुंह चूमा। इतनी गर्मजोशी पर वो घबरा कर रोने लगी तो इसने दोबारा से गुदगुदाना शुरू कर दिया। खाना किसने बनाया? हारून ने पहला नवाला खाते सवाल किया। क्या वो अच्छा नहीं बना? इसने परेशानी से हारून को देखा। बनाया किसने है? इसने दोबारा अपना सवाल किया। मैंने। इसने सर झुकाकर ऐसे कहा जैसे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद होगी। बहुत अच्छा बना, काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। हारून के कहने पर इसने कब से रुकी हुई सांस खारिज की। हारून ने शरारत से देखा। आप क्या समझी थी? यही जो आपने कहा। इसके जले हुए अंदाज पर वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। क्या ख्याल है खाने के बाद वॉक पर चलें? लेकिन निमशा, इसे भी साथ ले चलते हैं। लेकिन इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंड ना लग जाए। इसके लहजे में माँ वाली तशवीश थी जिसे हारून ने वाज़े महसूस किया। कुछ नहीं तो हम दोनों साथ हैं ना। इसने पानी पीते हुए बात ही खत्म की। कक्सा ने कनखियों से अपने साथ चलते रहा हारून को देखा, जो रिमशा को साथ लगा इसकी ज़ुबान में बातें कर रहा था। जब वो देख रही थी तभी इसने भी अक्सा की तरफ देखा। नज़रें मिलने पर इसने फ़ौरन नज़रें घुमाई थी, जब वो मुस्कुरा दिया। सना से बात हुई थी? जी, वो कह रही थी जल्दी आएंगी। इनके बगैर बहुत उदास हो गई जी। वो मुस्कुरा कर बोली। हमसे अच्छी तो वही है, वो ज़ेर लब बोला। जी। इसने नासमझी से देखा। वो कुछ नहीं कहकर खामोश हो गया और फिर काफ़ी देर तक इनके दरमियान खामोशी छाई रही। रिमशा तो थोड़ा सा शोर कर रही थी, वो भी सो गई थी। थोड़ा सा शोर जब जागता जब कोई कार गुजरती। इसे यूँ बोलती खामोशी से उलझन हो रही थी। आपकी मीटिंग कैसी रही?
अच्छी रही तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से? इसने हैरत से उंगली अपने सीने पर रखी। अरे बाबा, तुमने डांट के मुझे भेजा था, इसलिए मैंने दिल लगा कर काम किया। रिमशा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि इसकी मम्मा इसके पास थी। बस रिमशा की मम्मा के बारे में सोचता रहा। हाउ क्यूट शी इज़। इसके कहने पर इसका चेहरा एकदम लाल हुआ। बिल्कुल अचानक हारून ने इसका हाथ थामा और एक करंट सा था जो उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। तभी रिमशा ज़ोर से खांसी और वो दोनों जो एक दूसरे में गुम होने लगे थे एकदम चौंके। रिमशा के रोने से वो दोनों घबरा गए थे। घर आने तक वो दोबारा सो गई। रिमशा को डॉक्टर के पास ले जाएं, अक्सा ने हारून से कहा, जो रिमशा को ही देख रहा था। अक्सा के कहने पर इसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात का 1:30 बज रहा था। इसने झुककर रिमशा का माथा छुआ। अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ देर पहले पता नहीं क्या हुआ था। वो परेशानी से बोला। वो क्या कहती, वो तो खुद इसके अचानक खराब होने वाली तबीयत से परेशान थी। आप सो जाएं, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, मैं रिमशा के पास हूँ। इसकी सुरख आंखें देखकर इसने इसको कहना पड़ा, मैं ठीक हूँ और रिमशा भी मुझे ठीक लगी है, तुम भी सो जाओ। बल्कि ऐसा करो, रिमशा को लेकर मेरे पास आ जाओ। कोई और वक्त होता तो मैं इन जुमलों का कई मायने निकालती, लेकिन इस वक्त वो बेहद परेशान थी। नहीं, रात को वो कई दफ़ा उठती है, आप डिस्टर्ब होंगे, आप जाए, मैं हूँ रिमशा के पास। ठीक है, लेकिन तुम सो जाओ। वो कहकर चला गया। लेकिन वो कितनी देर तक इसे देखती रही। कुछ ही अरसे में वो इसे कितनी अजीज़ हो गई थी। इसे लगता था जैसे इसी ने जन्म दिया। इसने रिमशा की पेशानी चूमकर इसे अपने साथ लगा लिया। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के तहत इसकी आंख खुली। इसका हाथ बेसाख्ता रिमशा की तरफ बढ़ा। इसने जल्दी से साइड टेबल की लाइट ऑन की। इसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। रिमशा का जिस्म कांप रहा था, जबकि होंठ नीले पड़ रहे थे। इसने रिमशा के माथे और जिस्म को छुआ तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो नंगे पाँव बाहर की तरफ भाग गया। इसने दस्तक दिए बगैर धड़ से दरवाज़ा खोला। जो बेखबर सो रहा था झटके से उठा। अंधेरे में भी इसने अक्सा को पहचान लिया। हारून, वो रिमशा, पता नहीं से क्या हो गया। और इसकी तरफ वो भी नंगे पाँव भागा। रिमशा की हालत देखकर वो भी घबरा गया। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम रिमशा को ले आओ। जितनी देर में इसने गाड़ी निकाली, वो गेट लॉक करके रिमशा को ले आई। सुबह के 5 बज रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम था। सारा रास्ता वो कुरानी आयतें पढ़कर रिमशा पर फूंकती रही। शुक्र था कि डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद था। रिमशा को देखते ही इन्होंने इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स के बकौल से नमूनिया का सीरियस अटैक हुआ था। वो आंखें बंद के मुसलसल अल्लाह से इसकी ज़िंदगी मांग रही थी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहा। हारून कितनी बार इसके पास आया, लेकिन हर बार इसे अल्लाह के हुजूर दुआ गो पाया। वो इसकी सच्ची ममता का कायल हो गया। अक्सा, हारून ने इसका कंधा हिलाया तो इसने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी पे आंखें खोली। रिमशा, इसने डरते डरते रिमशा का पूछा। अब वो अब बेहतर है। और इसने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। हारून इसके करीब बैठ गया और इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, हम रात से इधर हैं। हम दोपहर के 3 बज रहे हैं। कितने घंटे गुजर गए। मैंने सना को फ़ोन कर दिया, वो रास्ते में कुछ देर में पहुंच जाएगी। ड्राइवर बाहर है, तुम घर चली जाओ। नहीं, मुझे घर में सुकून नहीं आएगा। ज़िद मत करो अक्सर, 12 घंटे हो गए तुम्हें यहाँ। ना तुमने कुछ खाया और ना तुम सोई हो। रिमशा, ठीक है, मगर तुम बीमार हो जाओगी। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अक्सा ने नज़र उठाकर इसे देखा, जिसकी आंखों में नमी तैयारी थी। इजहार मोहब्बत सुना भी तो कब। इसकी आंखों से बड़ी तेज़ी से आंसू निकले, जिन्हें हारून ने बड़े प्यार से समेटकर इसके माथे को चूमा था। वो बेख्तियार होकर इसके सीने से लगी और अब की बार हारून ने इसे अपने हिसार में ले लिया था। तुम्हारी बेटी तो बहुत बेवफा है। मैं कुछ दिनों के लिए दूर क्या हो गई, पप्पा को भूल ही गई, माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं। सना ने इसके करीब बैठते शिकवा किया तो मुस्कुरा दिया। खाना खाया अक्सा ने? थोड़ा सा खाया, कह रही है भूख नहीं है। आपने ज़बरदस्ती खिलाना था, इसने कल भी ठीक से नहीं खाया। सना ने बगौर हारून को देखा। मैं समझी सिर्फ रिमशा बदली, यहाँ तो मौसूफ भी बदले बदले नज़र आते हैं। क्या मतलब? हारून ने अबरूज काकर इसे देखा। मतलब ये कि आपकी बातों में ही नहीं बल्कि आंखों में भी प्यार नज़र आ रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अचानक कैसे? हारून ने गहरा सांस लिया। ये अचानक नहीं हुआ, बस समझने में देर लगी। तुमने अक्सा को अपनी फीलिंग्स बताई हैं या अभी भी खुद तक महदूद हो? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, वो खुद ही समझ जाएगी। बड़ी बेबसी से कहने के बाद इसने लापरवाही से आखिरी जुमला कहा। ये ठीक है, तुम्हारे अमल से इसे पता तो चल जाएगा कि तुम इसे पसंद करते हो, लेकिन इजहार बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं जानते अपने शौहर के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार औरत के लिए क्या अहमियत रखता है। तुम अक्सर के लिए जो सोचते हो इसे ज़रूर बताओ। यकीन जानो तो अगर तुम इसे मोहब्बत दोगे तो इसे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत देगी। सना के कहने पर वो खामोश हो गया, लेकिन इसका चेहरा बता रहा था कोई इसकी बातों से इत्तफाक करता है। वो कब से सारिम और रिमशा पर नज़र रखे हुए थी। रिमशा वाकर में थी और सारिम झूला देने की कोशिश कर रहा था और इसे डर लगा कि कहीं वो गिर ना जाए। सारिम बेटा, आराम से, बहना गिर ना जाए। अक्सा, जी अम्मी, तुम खुश हो? वो जो बाहर देख रही थी वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। ऐसा क्यों पूछा आपने अम्मी? अपने दिल की तसल्ली के लिए। अक्सा ने बेख्तियार इनका हाथ थामा। एक एतराफ़ करना अम्मी, आपसे शायद दोबारा कभी ना कह सकूं, जब आपने हारून के साथ मेरी शादी तय की थी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। आप जानती है क्यों? लेकिन आपकी रज़ा को अल्लाह की रज़ा जानकर मैंने हारून से शादी की। और यकीन जानिए अम्मी, मैं इतनी खुश हूँ कि अगर मैं खिज़र से शादी करती तो कभी इतनी खुश ना रहती। और जो एक मलाल था वो हारून को पाकर ख़त्म हो गया। और जानती है कि सुकून इत्मीनान मेरी ज़िंदगी में क्यों है? क्योंकि मैंने आपका कहना माना था। वो हंसी तो रुबीना बेगम ने बेसाख्ता इसका माथा चूमा। तुम यूँ ही सदा हंसती रहो, तुम्हें हंसता देखकर मुझे लगता है मेरी उम्र बढ़ रही है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। मैं उनके कंधे पर सर रखी। अम्मी, रिमशा की शक्ल मुझसे मिलती है।
इसने अचानक सवाल किया तो रुबीना की नज़रें बेसाख्ता सहन की तरफ उठी। वो फिर मुस्कुरा दी। ये सवाल क्यों किया तुमने? अमरीन कह रही थी ये बिल्कुल मितमाने तेरा लगती है, ज़ाहिर है तुम्हारी बेटी जो है वो तो है। इसके कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सारिम की शोर मचाने पर वो सोच रही थी कि कौन होगा, तभी हारून को आता देखकर वो झटके से सीधी हुई। वो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ और प्यार लेने के लिए रुबीना बेगम के सामने झुका। जीते रहो, सदा खुश रहो। अचानक इसकी आमद ने इसके हाथ पैर फुला दिए थे, जबकि हैरान वो भी थी। इसने अपने आने की कोई इत्तला नहीं दी। इन्हें बिठाकर रुबीना बेगम साइमा को हारून की आमद का बताने गई। तुम इतनी हैरान क्यों? हारून ने मुस्कुराहट छोंटों पर दबाते हुए से देखा। आपने बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। क्यों, मैं बगैर इत्तला के नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो गड़बड़ाकर बोली। रिमशा तो यहाँ बहुत खुश लग रही है। सारिम के साथ बच्चों के साथ खुश रहते हैं। वो रिमशा को देखते हुए बोली तो हारून पर गौरी से देखा। अच्छा, इसकी अच्छा पर अक्सर ने नज़रें घुमाकर इसे देखा। क्यों, मैंने गलत कहा? इसे यूं ही देखता पाकर इसे लगा शायद इसने गलत कहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। मैं सोच रहा हूँ मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। अक्सर ना समझी से देखने लगी। मैं समझी नहीं, मैं समझाऊंगा, लेकिन घर जाकर मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। क्या? इसकी बात सुनकर वो चीख उठी थी। मैं आपसे पूछ कर आई थी कि मम्मी के पास 2-3 दिन रहूंगी। ये कहते हुए वो रो देने को थी। हारून ने जैसे इसकी कैफियत का मजा लिया। बस अपनी फिक्र है, मेरा कोई ख्याल नहीं। मैं अकेला घर पर क्या करूँगा? पहले भी तो आप अकेले रहे हैं, वो नरूठे लहजे में बोली। पहले की बात और थी, अब मुझे तुझसे तुम्हारे बगैर आ नहीं जाता। इससे पहले वो कोई जवाब देती नबील और साइमा अंदर दाखिल हुए थे तो बात अधूरी रह गई। वो उठकर किचन में आ गई। भाभी, खाने का बहुत शुक्रिया। हारून के शुक्रिया अदा करने पर शाइमा भाभी बेहद खुश हुई। वैसे भी इतना पुरतकल्लुफ़ खाना बनाने पर इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाता वो कम होता। अच्छा आंटी, आप इजाज़त दे चले, इसने अक्सा से कहा जो रिमशा को गोद में लिए मुंह फुलाए बैठी थी। रुबीना ने एक नज़र अक्सा के चेहरे को देखा तो वो जानती थी वो रहने के इरादे से आई है। वो खुद भी चाहती थी अक्सा कुछ दिन इनके पास रहे, लेकिन दामाद की इतनी चाह को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। अक्सा बेटा, उठो बेटा। इनकी आवाज़ के साथ आंखों में भी तनबीह थी। वो चुपचाप खड़ी हो गई। गाड़ी में बैठने तक इसका मूड ऑफ था। हारून ने मुस्कुराते हुए 2 दफ़ा इसकी तरफ देखा, लेकिन इसने जो गर्दन सीधी रखी वो मोड़ी नहीं। हारून ने इसका हाथ पकड़ा तो एक पल के लिए इसे झटका लगा, लेकिन दूसरी पल इसने हाथ खींच लिया। कुछ देर बाद इसका हाथ हारून की गिरफ्त में था, लेकिन इस बार इसकी गिरफ्त सख्त थी। वो हाथ नहीं छुड़ा सकी तो इसने अपनी कोशिश तर्क कर दी। अब इसका हाथ गियर पर था और इसके हाथ के ऊपर हारून का हाथ था। हारून ने बात कोई नहीं की। वो जितना गुस्से में थी वो इतना ही मुस्कुरा रहा था। सारे दिन की खेलती रिमशा भी थक कर इसकी गोद में सो गई थी। घर आने पर वो तेज़ी से गाड़ी से उतर गई। रिमशा को लिटाकर वो खुद बात लेने चली गई। जब वो बाहर निकली रिमशा बेड पर नहीं थी। वो थक से रह गई। वो लाउंज में आई, सारी लाइट्स ऑफ थी। वो मज़ीद परेशान हो गई। हारून के कमरे के सामने खड़े होकर इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर हैंडल घुमाकर अंदर आ गई। कमरे में एक कॉट का इजाफा हो चुका था और रिमशा बड़े मज़े से हो रही थी। इसने गहरा सांस लिया, तभी इसकी नज़र हारून पर पड़ी जो बड़ी तफसील से इसका जायज़ा ले रहा था। रिमशा को आप यहाँ लेकर आए हैं? इसके पूछने पर हारून ने इस बात पर सर हिलाया। आपको पता मैं कितना डर गई थी? इसमें डरने वाली क्या बात है? अब इतनी सी बच्ची कहीं चलकर तो जा नहीं सकती। कहाँ जा रही हो? वो मुड़ी तो हारून ने पूछा। अपने कमरे में, इसने हैरान होकर बताया। मेरे ख्याल में तुम्हारा कमरा ये है। अब की बार हैरत के मारे वो पूरी मुड़ गई। तब तक वो इसके करीब आ चुका था। तुम रिमशा की वजह से इस कमरे में होती थी, अब तो रिमशा यहाँ है। वो अब भी हैरत से देख रही थी। हारून ने बेसाख्ता इस पर प्यार आया। इसने एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसे खुद से करीब कर लिया। इसे बेड पर बिठाकर वो खुद भी इसके सामने बैठ गया। मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका। लेकिन अब नई ज़िंदगी का आगाज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना हो। तुम जानती हो मैं ज़िंदगी के जिस तलख तजर्बे से गुजरा था, इसने मुझे शादी से बदज़न कर दिया था। सना के मजबूर करने पर मैंने शादी कर तो ली, लेकिन तुम्हारे करीब ना हो सका। मैंने अब पहली बार तुम्हें दुल्हन बने देखा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। फिर तुम्हारा मोहब्बत करने वाली औरत का रूप देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मैं आज पहली और आखिरी बार तुमसे नाज का जिक्र कर रहा हूँ। आइंदा इसका नाम भी हमारे दरमियान नहीं आएगा। वो मेरे होते हुए कहीं और इंटरेस्टेड थी। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। शादी के 5 माह बाद हमारी शादी ख़त्म हो गई। रिमशा के बारे में मुझे तब पता चला जब वो इसे बाहर छोड़कर चली गई। कितनी देर में हैरत में रहा, कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? तो तुम खुद सोचो, एक सगी माँ ऐसा कर सकती है तो तुम तो सौतेली बनकर आ रही थी। और सौतेली माँ का जो इमेज सदियों से चलता आ रहा है वही सब लोगों के जहनों में आज भी मौजूद है। हालांकि सना तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती थी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। वो तुम्हारी गर्विदा थी। आज मैं सचमुच तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। तुम्हारा ज़ाहिर जितना खूबसूरत है, तुम्हारा बातिन इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और अक्सर को लगा इसकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, सारे दुख इस एक लम्हे की खुशी के आगे हार गए। बेइख्तियार होकर वो रो पड़ी। हारून ने इसका सर सीने से लगा लिया। मैं जानता हूँ अक्सर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे माफ़ कर दो। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हारून ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपने सामने किया। प्यार करती हूँ मुझसे? वो इस पर झुका पूछ रहा था। वो सर हिलाकर मुस्कुरा दी और सर एक बार फिर हारून के सीने पर रख दिया। रिमशा बच्चों में काफ़ी खुश रहती है। क्या ख्याल है, इसका कोई बहन या भाई नहीं होना चाहिए? अक्सर चेहरा एकदम सुरख हो गया। हारून, क्या ख्याल है? वो शरारत से इस पर झुका। मुझे नहीं पता। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बोली तो वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। कुछ देर बाद वो भी इसके साथ हंस रही थी।
जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये बड़ा ही पसंद है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था और मैंने इसको आई थिंक सो कि 1 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो आपको कैसा लगा? आप अभी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू नावल के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।